बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको रमज़ान मुबारक। मैं हूँ हमसा तारक और मैं हूँ इशाल सुलेमान। मेरी तरफ से भी आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान का ये बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में हम जितनी बरकतें समेट सकते हैं, जितनी रहमतें समेट सकते हैं, हमें समेट लेनी चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान भी पिछले रमज़ान की तरह वैसे तो कोरोना वायरस की लपेट में है, लेकिन बाबरकत महीना है। इसी बाबरकत महीने में हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी करते हुए, माफ़ी मांगते हुए इस कोरोना वबा से निजात की दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह ताला के हुजूर कहते हैं कि ये माह रमज़ान जो है इसमें हर दुआ कबूल होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं कीजिए और कोरोना वबा से पूरी दुनिया जो है महफूज रहे, इस चीज़ की भी दुआ कीजिए। साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि बेहतरीन तरीके से जो है माह रमज़ान को खुशामदीद कहा गया है। और एक अच्छी खबर यह है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन जो है वो पहला रोज़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि ईद भी पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन होगी। अच्छा, अब हम आपको ये भी साथ बताते हैं कि दुनिया में सबसे तवील तरीन रोज़ा कहाँ पर है, तो वो फिनलैंड में है, जहाँ के लोग 23 घंटे और 5 मिनट का रोज़ा रखेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ जी, 23 घंटे और 5 मिनट, फिर नॉर्वे और स्वीडन की बारी आ जाती है। और अगर हम बात करें कि मुख्तसर तरीन जो है टाइम किसका होगा, कहाँ पर जो है रोज़ा मुख्तसर तरीन होगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया का नाम सामने आ रहा है। तकरीबन 11 घंटे और 59 मिनट बताए जा रहे हैं। तो हमारे अपने जो पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त घंटे गिनने शुरू हो गए हैं। तकरीबन 14 घंटे 20-22 मिनट बनते हैं। हमारी अपनी टीम जो है वो घंटे गिनने शुरू हो गई थी कि अच्छा कितने घंटे रह गए हैं। तो ये हमें रोज़ा जो है वैसे भी सब्र सिखाता है, हमें तहम्मुल बर्दाश्त सिखाता है। तो मेरे ख्याल में अभी रोज़े को बहुत सारे घंटे बाकी हैं, आप तैयार हो जाए, अभी लंबा वक्त पड़ा है। वैसे लोगों ने मैसेजेस करना शुरू कर दिए, पता भी नहीं लगा और सिर्फ 29 रोज़े बाकी रह गए। खैर, ये लेम जो कब काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन लोग फिर भी हर दफ़ा जो है ये पोस्ट भी करते हैं और ये बात भी करते हैं। अच्छा, अच्छी खबर एक और भी है कि अब महकमा मौसमियात ने भी बताया कि बुध शाम से लेकर हफ्ते की सुबह तक जो है मौसम अबर आलूद भी रहने का इम्कान है और बारिशें होने का भी इम्कान है। और अगर आप वेदर देख कर आए हैं बाहर, तो इस वक्त भी वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा है। चलें, पहला रोजा है और पहले रोजे के आगाज से ही, रमजान के आगाज में मौसम इतना अच्छा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पूरा रमजान ऐसे ही खुशगवार गुजरेगा। हाँ जी, ठंडा ठंडा गुजरेगा। खैर, अब सबसे पहले बात करेंगे कि अवाम को आखिर क्या रिलीफ मिलने जा रहा है इस माह रमजान में। तो माह रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम तो कर लिए गए हैं, दावे भी किए गए हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सस्ते रमज़ान बाजार या सहूलत बाजार कह लिया जाए वो कायम कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब हुकूमत ने माह मुक़द्दस में आवाम को रिलीफ देने का बड़ा प्लान बनाया है। रमज़ान बाज़ारों में आटे पर 242 करोड़ रुपए और चीनी पर 54 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस बरस सिर्फ दर्जा अव्वल की सब्जियां और फल फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया है। पहले ये कहा जाता था कि नाकिस जो है वो सब्जियां मिलती हैं, या फिर सब्जियां या फल वो इस्तेमाल किए जाते हैं, बेचे वो जा रहे होते हैं जो कि काबिल इस्तेमाल ही नहीं होते हैं या पुराने होते हैं, 2-3 दिन पुराने होते हैं। तो अब जो है वो दर्जा अव्वल के फल और सब्जियां इन बाजारों में, सस्ते बाजारों में फरोख्त की जाएंगी। क्वालिटी की बात इशाल कर रही हैं, तो क्वालिटी को जो है इंश्योर किया जाएगा और वहाँ पर मॉनिटरिंग रूम जो है वो भी कायम कर दिया गया है। पंजाब की खुसूसी तौर पर बात कर ली जाए, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसी सस्ते रमज़ान बाजार में जा सकते हैं। वहाँ पर आप देखें कि कंट्रोल रूम कहाँ पर है, जहाँ से मॉनिटर की जा रही हैं चीज़ें, वहाँ पर आप शिकायत भी कर सकते हैं। अवाम का कहना है कि रमज़ान बाजार लगाने का मकसद तभी पूरा होगा जब सब्सिडी वाली अशिया वाफिर और बेहतरीन मयार की दस्तयाब होंगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान के महीने में अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए। जी हाँ, रमज़ान प्लान के तहत आवाम को निस्बतन सस्ते नरखों पर अशियाई ज़रूरिया की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए सूबे भर में 83 सस्ते बाजार बना दिए गए हैं। हाँ जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इंतजाम किए गए हैं। लियाकत शाहवानी साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, रमज़ान मुबारक। रमज़ान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई है? जब लोग सस्ते बाजारों में जा रहे होंगे, इस हवाले से इकदाम क्या किए गए हैं, बाजारों में भी रश ना होने दिया जाए? देखिए, हिकमत अमली एक तो ये है कि पिछले साल सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के ज़ेर सदारत जो उलमा कराम का एक इजलास हुआ था, उसमें जो गाइडलाइंस
इस्टेब्लिश किए गए थे, जिस पे एग्रीमेंट हुई थी, उसको एज इट इज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उलमा कराम के साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारे मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड है और उलमा कराम ने SOPs पे अमल दरामद को यकीनी बनाने का जो है उन्होंने कमिटमेंट किया है और इंशाल्लाह पिछले साल भी उन्होंने ताउन किया था, अब भी ताउन करेंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है कि मसाजिद और इमाम बारगाह में जो फर्श है उसको हम क्लोरीन से वॉश करेंगे और वहाँ पे हम निशानात लगाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के उस फॉर्मेट के मुताबिक और लोगों को फिर पाबंद किया जाएगा कि उसी अंदाज में वहाँ पे खड़े हों। और कारपेट और दरी जो है वो अलाउ नहीं होगा मसाजिद में, फ़र्श पे नमाज़ पढ़ा जाएगा। अगर कोई कच्चा कोई फ़र्श है तो वहाँ पे जो चटाई है साफ़ वो इस्तेमाल किया जाएगा। और तरावी में जो है लोगों की तादाद को कम रखने के लिए हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं उलमा कराम से कि मुख्तलिफ एरियाज़ में उसको तकसीम करके तरावी का एहतमाम किया जाए। और इंशाअल्लाह पिछले साल भी हमने इस पर अमल दरामद कराया था उलमा कराम के ताउन से, पब्लिक के ताउन से। इस दफ़ा भी हमें उम्मीद है, लेकिन एक इशू सामने जो आड़े आ रहा है वो ये है कि पिछले साल कोरोना का एक खौफ लोगों में मौजूद था, उसको कदरे लोगों ने संजीदा लिया। इस दफ़ा जो है एक साल गुजरने के बाद लोग संजीदा नहीं ले रहे। तो इस सिलसिले में एक तो यह है कि कोयटा की सतह पे 144 अमल में इम्पोज किया है। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद जो है वो भीड़ की शक्ल में इकट्ठे नहीं हो सकते। एक इंटर प्रोविंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सैटरडे संडे को मुकम्मल हमने वो भी बैन किया हुआ है। मैरिजेज ऑल जो है जितने हैं वो हमने बंद कर लिए हैं। और जो दफातर है उसमें भी हम जो तादाद है ऑफिशल्स की उसको कम करने के लिए हम सोच रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को तो हमने ये फैसला किया था, एक दिन सिविल सेक्रेटरीट बंद रहा। ये मॉडल आगे भी हम ले जा रहे हैं। और एक ड्राइव जो है कोरोना अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव बलूचिस्तान में हम रन कर रहे हैं, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, प्रिंट मीडिया प्लस व्हीकल्स में स्पीकर्स नस्ब करके मुख्तलिफ शहरों के एरियाज़ में वो मोबाइल गश्त कर रहे हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोगों को SOPs के हवाले से अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि SOPs पे अमल दरामद करें। तो ये वो इक़दामात हैं जो ऑलरेडी हमने शुरू किए हैं और इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश करेंगे। लेकिन उलमा कराम और आवाम के ताउन के बगैर ये कोई आसान अमल नहीं होगा। तो गुजारिश है आपके शो के तवस्सुत से भी बलूचिस्तान के आवाम से, उलमा कराम से कि वो SOPs का ख्याल रखें, बल्कि पूरे मुल्क के आवाम से ये गुजारिश है। क्योंकि एक सूबे से कोरोना जो है दूसरे सूबे में फैलता है। पंजाब में केसेस फैलना शुरू हुए, उसके इम्पैक्ट आप देखें KPK में आया, कराची में आया। अब बलूचिस्तान में जो है केसेस में जो है 5 से 6 गुना इजाफा हो गया गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान। और जो एक्टिव केसेस हैं उसमें 1000% इजाफा है। गो के तादाद के लिहाज से चूंकि केसेस बहुत कम हो गए थे, तादाद के लिहाज से तो कम है, तनासुब के जो है 1000% इजाफा जो है। चावानी साहब, ये तो हो गई हिकमत अमली जो आपने अपनाई है अवाम को SOPs के हवाले से एजुकेट करने के लिए या फिर उनको अमल दरामद करवाने के लिए उनसे। लेकिन अगर हम देखें तो इस माह रमज़ान में लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं होती हैं कि हमें क्या रिलीफ मिलेगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने रमज़ान के लिए कितने बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और हुकूमत कितनी सब्सिडी दे रही है आवाम को? जी, रमज़ान शरीफ में पूरे बलूचिस्तान के तमाम इस्लाम में तमाम टाउन्स में हम रमज़ान बाज़ार इस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्लस फेयर प्राइस शॉप्स इसके अलावा वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। थर्ड जो है कोयटा में 8 मकामात पे फर्स्ट फेज़ में रमज़ान दस्तरखान का एहतमाम किया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को अफ्तारी और सहरी के लिए मुफ्त जो है खाना हम फराम करेंगे। और इंशाल्लाह इसको दीगर बलूचिस्तान में भी मज़ीद हम फैलाएंगे पूरे रमज़ान में। और साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स जितने भी है बलूचिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है, वहाँ पे जो कमोडिटीज़ और स्टॉक की अवेलेबिलिटी है उसको मेक श्योर किया हमने। बलूचिस्तान की वो अजला जो दूर दराज हैं और स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के जो शॉप्स हैं फ्रेंचाइज वहाँ पर अवेलेबल नहीं, तो वहाँ पे हमने फेडरल गवर्नमेंट से मोबाइल यूनिट्स डिमांड किए हैं और 25 मोबाइल यूनिट्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट को फराम किए जा चुके हैं। मज़ीद का हमने गुजारिश किया है फेडरल गवर्नमेंट से कि मज़ीद भी हमें फराम करें। और जितने रमज़ान बाज़ार होंगे इसमें जो तोक के जो प्राइसेस हैं
उसके मुताबिक जो है लोगों को हम जो अशिया खुर्द व नोश है वो फराम करेंगे और उसको मेक श्योर कर रहे हैं। हम जितने जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने टेकअप किया है और साथ ही जो मयारी ग़िज़ा होगा, जो मयारी उसमें फल सब्ज़ी वगैरह होंगे उस पर नज़र हम रखेंगे और सब स्टैंडर्ड कोई शय बाहर सूरत बाहर हालत हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा वहाँ पे स्टॉक रॉटन स्टॉक ना हो, उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग कल जो है आला सतह पे उसका इजलास हुआ। प्राइस कंट्रोल कमेटी की जितने लिस्टें हैं तमाम जगह शॉप्स में हम आवेज़ा करेंगे और अगर कोई प्राइस कंट्रोल जी लियाकत चवानी साहब, खुसूसी तौर पर रमज़ान बाजार, सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जा रहे हैं ज़रूरी अशिया के हवाले से, उनके बारे में भी बताइएगा। सस्ते बाजार मैंने जिक्र किया कि कोयटा में 6 मकामात पे फर्स्ट फेज़ में और इसके अलावा बलूचिस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक टाउन में वहाँ के लोगों की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको मॉनिटर करेगी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो ऊपर से सुपरवाइज कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब खुद और चीफ सेक्रेटरी साहब वो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो सीएम साहब का जो है इस पर क्लियर कट उनका स्टांस है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जितने लोगों को रिक्वायर होंगे फर्दर रमज़ान बाज़ार मज़ीद भी हम इस्टेब्लिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुसूसन आटे पे जो है हम सब्सिडी दें। उसके लिए एक पैकेज नेक्स्ट कैबिनेट में वो अंडर डिस्कशन होगा और उसके तमाम जो कंट्रोल्स हैं उसको देखते हुए उसका भी फैसला किया जाएगा। लेकिन यह है कि रमज़ान बाज़ार और पिछले जितने रमज़ान बाज़ार इस्टेब्लिश हुए उनसे मॉडल आपको इस दफ़ा नज़र आएगा और उसको मेक श्योर करेंगे हम। लियाकत शाहबानी साहब, आवाम को रमज़ान के दौरान बिला तातुल अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में अक्सर अशिया की अदम दस्तियाबी के बायस आवाम जो है वो दुश्वारी का सामना कर रहे होते हैं, दुहाइयाँ दे रहे होते हैं कि अशिया दस्तियाबी नहीं है। देखिए, यूटिलिटी स्टोर्स जो कमोडिटीज़ हैं इस वक्त उसमें इस वक्त आटा जो है हमने 3500 मैट्रिक टन वो हमारे साथ कमिटमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की कि रमज़ान में ये यूटिलिटी स्टोर्स पे अवेलेबल होगा और 2100 मैट्रिक टन जो है इस वक्त हेल्ड पोजीशन में हमारे साथ है और इसी तरह दीगर आइटम्स की भी जो अवेलेबिलिटी है उसको हमारा जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है डे टू डे उसको मॉनिटर कर रहा है। डे टू डे यूटिलिटी स्टोर्स को भी हम मॉनिटर करेंगे। जहां पे कंप्लेन होंगे हम जाएंगे, देखेंगे वो किसी भी स्टॉक की कमी है हम फेडरल गवर्नमेंट को फौरन जो है उसके नोटिस में लाएंगे और इसके अलावा जो हमारे रमज़ान बाजार हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको मॉनिटर कर रहा होगा और जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की हमारी टीमें हैं वो जो है डे टू डे तमाम जो स्टॉक है जो अवेलेबल है और जिसकी खपत है वो रिपोर्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डेली चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट करेंगे। ये सीएम साहब का खुद डायरेक्शन है, उनके ऑर्डर्स हैं। डे टू डे हम इसको मॉनिटर करेंगे और डे टू डे जो भी उसमें खपत होगी स्टॉक में उसको हम पूरा करेंगे, चाहे हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में जो रमज़ान बाजार और फेयर प्राइस शॉप्स होंगे या यूटिलिटी स्टोर्स होंगे वो फेडरल गवर्नमेंट जो है हम मुकम्मल अपने रेगुलर बुनियादों पे रमज़ान में जो है। जी लियाकत चवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं जो दावे किए जा रहे हैं उनकी पूरे भी हों, आवाम को वाकई रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही है और हर सूबे की जानिब से जो है ऐलानात तो किए गए हैं, दावे किए गए हैं और आवाम को अगर वो रिलीफ मिल जाए ख़ासतौर पर माह सयाम के दौरान तो इससे बेहतर जो है कुछ भी नहीं हो सकता। और हम उम्मीद ये करते हैं कि अब जैसे पंजाब की जानिब से भी बड़े पैकेज का ऐलान किया गया था रमज़ान पैकेज का, फिर जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जी कि चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, वहाँ पर ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, टीमें तश्कील दी गई हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि उसमें भी क्या सूरत हाल होगी, क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। हम 1-2 रोज़ में जो है आवाम से बात करने की भी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि विजिट भी करें इन रमज़ान बाजारों को, जाके यहाँ पर सिचुएशन देखी भी जाए, क्योंकि हमें कल भी कहा गया कि आप जाकर देखें कि सिचुएशन क्या है। बहुत ही अच्छी सूरत हाल में है इस वक्त तमाम बाजार, जो सस्ते बाजार लगाए गए हैं रमज़ान के हवाले से और आवाम उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो हमें यकीनन वहाँ पर जाके देखना भी चाहिए क्योंकि चेक एंड बैलेंस अगर हम आवाम तक हर सूरत हाल पहुँचा रहे हैं तो हमें चेक एंड बैलेंस भी देखना चाहिए, रखना चाहिए कि आखिर वाकई जो दावे थे वो हकीकत पर मबनी है या फिर नहीं। इसी वाले से बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, रमज़ान मुबारक।
सर बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने रमज़ान के लिए रिलीफ पैकेज का तो ऐलान किया है और सब्सिडी भी दी जा रही है, किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि अवाम तक हकीकतन रिलीफ पहुंच रहा हो? देखिए, पंजाब हुकूमत ने 7 अरब से ज्यादा सब्सिडी सिर्फ सहूलत बाजारों के जरिए पंजाब की आवाम को देने का प्लान किया है और ये सब्सिडी आवाम तक पहुंचेगी। हमने कोशिश की है कि पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से यहाँ हर रमजान शरीफ में महंगाई का तूफान आता था, हमने उन सारी चीजों को एड्रेस किया है और जो लूप होल्स थे उनको कंट्रोल किया है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर पूरा चीजों की सप्लाई भी जारी है, उनके रेट्स को भी चेक किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी को भी चेक किया जा रहा है। और इसी तरह से पंजाब में ये जो अरबों रुपए की सब्सिडी है, जो आटे की मद में, चीनी की मद में, अभी वो लोग कहते थे ना यदि चीनी 100 रुपए से ऊपर चली गई, अब 65 रुपए किलो चीनी की फरहामी सहूलत बाजार में, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रिलीफ है। 375 रुपए में आटे का थैला और मयारी आटा। ये नहीं होगा कि किसी फ्लोर मिल को ये इजाजत दी जाए कि वो खुदा न खास्ता कोई म्यार पे इस पे कंप्रोमाइज करे। इसी तरह फ्रेश सब्जियात, फ्रेश फ्रूट्स और वो तमाम अशिया जो रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब पर ना सिर्फ बड़ी सब्सिडी दी गई है बड़े लेवल पे, अरबों रुपए की, 7 अरब से ज्यादा की सब्सिडी है। इसके साथ साथ सहूलत बाजारों में भी कोविड की SOPs के हवाले से पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है और मैं अपने तमाम देखने वालों से अपील करूंगा कि आप रमजान शरीफ में, बिलखुसूस रमजान शरीफों में वैसे भी सब्र का और हौसले का और हिम्मत का दर्स देता है। हम कोरोना SOPs के हवाले से भी रमजान शरीफ में अमल करना है और सहूलत बाजारों में भी अमल करना है। बिल्कुल जी। नदीम कुरैशी साहब, वैसे तो दावे भी किए जाते हैं, रमज़ान बाजार भी लग चुके हैं, हमेशा की तरह लग चुके हैं, लेकिन इस बात को ये क्या यकीनी बनाया जा रहा है कि अवाम को बिला तातुल अशिया की फ्राहमी हो सके, और फिर सब्सिडी कितनी दी जा रही है ये भी बता दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा अहम कदम तो ये है कि पंजाब भर में 313 से ज्यादा सहूलत बाजारों का क़याम अमल में आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वो इसको 100% खुद वॉच कर रहे हैं। इसके हवाले से भी जो मैकेनिज्म बनाया गया है, तमाम सहूलत बाजारों में अशियाए खुर्दोनोश जिसमें घी है, चीनी है, आटा है, दालें हैं, सब्जियात हैं, ये 2018 के रेट्स पर फराहम की जा रही है। 7 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी है जो पंजाब गवर्नमेंट रमजान शरीफ में पंजाब की आवाम के लिए दे रही है। मतलब 370 रुपए में आटे का थैला, 65 रुपए किलो में चीनी और इसी तरह से घी और दीगर तमाम अशिया के रेट्स कम किए गए। और इसके साथ साथ एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है पंजाब में कि किसी तरह भी कोई अंडर क्वालिटी चीज, कोई लो क्वालिटी चीज सहूलत बाजारों में, रमजान बाजारों में फराहम ना की जा सके। पंजाब के तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, तमाम अरकान असेंबली को इंगेज किया गया है, उनको डिस्ट्रिक्ट्स असाइन किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप रमजान भर में तमाम सहूलत बाजारों को ना सिर्फ चेक करेगी, बल्कि हमारी कोशिश होगी किसी भी कंप्लेन की सूरत में फौरी तौर पर उसका तदारक किया जाए। तो मैं पंजाब के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से कि आपने कोशिश करनी है कि आप सहूलत बाजारों से ही परचेजिंग करें। जब आप सहूलत बाजार से चीज परचेज करेंगे तो मार्केट में मौजूद, आम मार्केटों में मौजूद वो मुनाफाखोर माफिया जिन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम रमजान शरीफ आएगा तो कीमतें बढ़ाकर लोगों की जेब काटेंगे, उनका तदारुक भी होगा और कीमतें नॉर्मल होने में भी रोल प्ले करेगा। पूरी महज़ब दुनिया, आप पूरा यूरोप देखें, लोगों ने यकम रमजान से अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए कीमतों में कमी कर दी है। हमारे यहाँ 20-30 साल से ये रुझान चल रहा था कि जी जैसे रमजान शरीफ आएगा चीजों का रेट बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जो मैकेनिज्म बनाया है, हम किसी सूरत किसी मुनाफाखोर को नाजायज मुनाफा कमाने नहीं देंगे। ये मुकद्दस महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करने का महीना है। इसमें तो ना सिर्फ हम अपने गुनाह बख्शवाते हैं बल्कि अल्लाह की रहमत के लिए जुस्तजू करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि पंजाब की आवाम सरदार उस्मान बुज़दार साहब के इस फैसले से, इस मैकेनिज्म से ना सिर्फ मुस्तफीद होंगे बल्कि ईद के बाद भी ये महंगाई को कंट्रोल करने की कंटिन्यूटी। नदीम कुरैशी साहब, ये भी बताइएगा कि बड़ी तादाद में लोग जो है मसाजिद का रुख करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी अदा की जाती है, तो मसाजिद में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो नमाज तरावी अदा करना चाहते हैं, उनको ये बता दीजिएगा कि कोरोना SOPs क्या हैं जिन पर अमल दरामद करना ज़रूरी होगा।
देखिए, पिछले साल आपको याद होगा कि रमजान शरीफ में कोविड का फर्स्ट फ्लैश अपने उरूज पर था, मसाजिद बंद थी, बहुत सारे हालात डिस्टर्ब थे। इस बार NCOC के तमाम जो इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक अमल दरामद करवाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ इस तरह की वबा में, इस तरह की एपिडेमिक सूरत हाल में कानून तो अपनी जगह पर काम करता है, हम आवाम को भी एक रोल प्ले करना होता है। कोरोना से बचने का से मुराद ये है कि हम अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिलीज को बचाएं। अगर हम SOPs पर अमल करते हैं, अगर हम मास्क का यूज करते हैं, हैंड सैनिटाइजर का यूज करते हैं, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कोरोना की स्प्रेड में को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मसाजिद में भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हमने SOPs पर हर सूरत अमल करवाना है, और मैं उलमाए दीन से भी अपील करूंगा कि जिस तरह से आप एक रोल मॉडल होते हैं, आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, आप रिलीजियस प्रीचिंग करते हैं, आप मजहब के हवाले से रवादारी, एतदाल और तवाज़ुन के हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं, तो आप लोगों को अपनी प्रीचिंग में कोरोना SOPs पर अमल के हवाले से भी दर्स दें। जहां तक हुकूमत की बात है, तमाम गवर्नमेंट की एजेंसीज एक्टिव हैं। ठीक है, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारा मजहबी तबका हमारे साथ ताउन कर रहा है। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है, तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को ऑन बोर्ड लिया है, और NCOC ने जो भी हमें पैरामीटर्स दिए हैं SOPs पर अमल करने के, उनका मसाजिद में भी इंशाअल्लाह ताला उन पर 100% अमल करवाया नदीम कुरैशी साहब, ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन ये बताएगा क्योंकि रमज़ान में भी वैक्सीन का अमल जो है वो तो जारी रहेगा, रुकेगा नहीं, और ये ज़रूरी भी है। तो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए औकात कार रमज़ान में क्या होंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अवाम नास की सहूलत के लिए रमज़ान शरीफ में वैक्सीनेशन के हवाले से शेड्यूल को चेंज किया है। अब 2 औकात में लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पहली टाइमिंग तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है, और उसके बाद रात 9 बजे से 1 बजे तक है। बहुत सारे उलमाए दीन ने इस हवाले से मजहबी तौर पे भी रहनुमाई की है कि रोजे के दौरान भी वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। लेकिन अगर कुछ लोग इससे अवॉइड करना भी चाहते हैं तो उनके लिए दोनों औकात में, हमारी से पहले भी और तरावी के बाद भी, दोनों औकात में पंजाब भर में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो लोग रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आपका सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और ये सारी बातें हैं कि जो हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ इशाल वहीं पर मौजूद हैं, और हमें भी ज़्यादा जिम्मेदारी से काम लेना है रमज़ानुल मुबारक के अंदर। जैसा कि कहा भी ये जा रहा है कि पिछले रमज़ान में हमने इस वबा को खासा सीरियस लिया था, हम मोहतात हो गए थे, लेकिन इस बार हम लोग जो हैं वो हमने जो एहतियात का दामन था वो छोड़ दिया, या फिर हम इसको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। 1 साल गुजर चुका है, इसलिए भी शायद हम इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो हमारा फ़र्ज़ अभी भी वही है, हमारे ऊपर अभी भी उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है कि हम SOPs को फॉलो करें। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि SOPs पर अमल दरामद करें। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। बात वही है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, आज पहला रोज़ा है, लेकिन कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो देखते ही देखते बढ़ती चली जा रही है। रवा बरस भी रमज़ानुल मुबारक में ही आलमी वबा से मुतालिक पाबंदियों और एहतियात के साथ ही हमें रमज़ान गुजारना पड़ा था, और इस बार भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, कुछ बदला नहीं है। कोरोना की नई लहर तेज़ी से फैल रही है। ये इस बार उन इलाकों तक पहुँच चुकी है जो हमजा पहली लहर में मुतासिर नहीं हुए थे, महफूज रहे थे। अब ये अफसोसनाक बात है। अब आप देखें कि जो शरह अमवात है वो बढ़ती चली जा रही हैं, बड़ी तादाद में कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें भारत में, तो वहाँ पर 1,70,000 तक जो हैं केसेस एक दिन में आ रहे हैं। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, एक ही खित्ता है आपका, एक जैसे लोग बसते हैं और आबादी चले वहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए भी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमवात और मुस्बत केसेस का तनासुब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मरीज़ों की तादाद में इजाफे की वजह यह है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। असद उमर साहब भी गुज़श्ता रोज़ यही बात कर रहे थे कि अगर रमज़ानुल मुबारक के दौरान हमने SOPs पर अमल दरामद ना किया, उनका ख्याल ना किया, अगर हम बाज़ारों में फिरते रहे
तो फिर सूरत हाल आखिरी अशरे के अंदर हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि 50% सिर्फ SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, मतलब अभी भी 50% जो है लोग वो अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैल रहा है। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम कोरोना की जो SOPs हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर कोरोना इतनी तेज़ी से फैल क्यों रहा है। इसका मतलब यही है, वाज़ेह है कि हम SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं कर रहे जिस तरह से हम पिछले साल कर रहे थे। कोरोना की सूरत हाल से लग रहा है कि ये मज़ीद भी बढ़ सकता है। अच्छा, अब अस्पतालों पे बोझ बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही संगीन सूरत हाल है। कोरोना वबा मोहलिक है, लेकिन अगर हम SOPs पर अमल करें तो इस पर काबू पाया जा सकता है। रमज़ानुल मुबारक में चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम अपने हमवतनों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। हम बाज़ारों में ज़्यादा ना फिरें, जिस तरह से हम सहरी और इफ्तारी को बाहर प्लान करते हैं कि जी के बाहर जाके सहरी रख लें, एक गैदरिंग भी हो जाएगी, फिर हम इफ्तारी भी बाहर दोस्तों के साथ रख लें, रिश्तेदारों के साथ रख लें, तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर भी एहतियात बरतनी होगी। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का जो अमल है वो साथ जारी है। उलमा कराम की जानिब से फतवा भी सामने आया था कि रोज़े की हालत में भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस हवाले से माहिराना राय लेने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स क्या समझते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, रमज़ान मुबारक। डॉक्टर साहब बताइएगा, अब हमें तो आदत है रमज़ान को सेलिब्रेट करने की, और हम हमेशा से करते रहे हैं, और हम फिर कोशिश करते हैं कि सहरी को भी बाहर जाकर किसी तरह से लोगों के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठकर किया जाए, और इफ्तारी को भी ऐसी प्लान किया जाए। क्या ये रमज़ान कोरोना के दौरान हमें इजाज़त देता है कि हम बाहर जाके सहरी और इफ्तारी करें? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस रमज़ान में हमको और भी एहतियात करनी है, बिकॉज जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये लगता है कि वही जो लास्ट रमज़ान के एंड में जो असर हुआ था शायद उसी पे निकले। आई थिंक एहतियात करना जरूरी है, एंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाहर जाकर इफ्तार और सैर तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बताइएगा डॉक्टर फैसल महमूद साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, रमज़ान है, रमज़ान की ख़रीदारी के लिए भी हमें बाहर जाना है, बाज़ारों के चक्कर लगेंगे, फिर हमें शॉपिंग भी करनी है जी, हम उसके लिए भी, उसके बगैर भी नहीं रह सकते, क्योंकि ईद का त्यौहार होता है, तो उसके लिए भी लोग बहुत तादाद में बाहर निकलते हैं। क्या करना ज़रूरी है, क्या करना चाहिए कि हम कोरोना से महफूज भी रहें और हमारे ये तमाम जो काम हैं, मसरूफियात हैं, ये भी अच्छे से हो जाएँ? तो इसमें दो तीन चीजें, एक तो ये कि ऑब्वियसली जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क पहने रखें, और मास्क ऊपर ही रखें, उसको ऊपर नीचे ना करें, क्योंकि उससे फिर आपके हाथ जो है वो नाक पे टच करता है। खासतौर पे बात करते हुए मास्क ऊपर रखें, एंड अगर आपके इर्द गिर्द में लोग हैं जिन्हें मास्क नहीं पहना हुआ, उनको भी ताकीद करें कि मास्क पहने। तो डॉक्टर साहब, ये मास्क पहनने का तरीका भी लोगों का बड़ा डिफरेंट है। कुछ लोगों ने चिन पे रखा हुआ है, कुछ लोगों ने नाक से नीचे रखा हुआ है, लिप्स जो है वो कवर हैं, कुछ के वो भी कवर नहीं है। तो सांस तो हमें मुंह से और नाक से लेना है, तो ये भी लोगों को थोड़ा बता दीजिए कि किस तरीके से मास्क पहनने का असल तरीका क्या होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए आपके चेहरे पे ना 3 सुराख हैं, 2 नाक के और 1 मुंह का। तो अगर तीनों कवर नहीं है तो फिर मास्क का कोई फायदा नहीं है। और ये भी मैंने देखा है कि लोग जो है वो मास्क को छेड़ते रहते हैं, उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो शायद और नुकसानदेह भी हो सकते। जी ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि वैक्सीनेशन का अमल जारी भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसको मज़ीद तेज़ भी हो जाना चाहिए। अब एक अहम नुक्ता ये है कि ये कहा जाता है कि हो सकता है कि आपको कोरोना वैक्सीन की कोई डोज लगाने के बाद बुखार हो सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, या कुछ दर्दें हो सकती हैं, कुछ छोटा मोटा माइल्ड सिम्टम्स हैं जो आ सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या आपने वैक्सीन लगवानी है? रोज़े पे तो असर नहीं पड़ेगा, ये फतवा भी सामने आ गया। लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग हैं जिनको भी वैक्सीन लग रही है, क्या रोज़े के बाद लगवा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर रोज़ा बाद में कर लिया जाए, रख लिया जाए रमज़ान के बाद? तो बेहतर है कि अगर वैक्सीन आप लगा रहे हैं तो जल्द से जल्द लगवा लें, रमज़ान के बाद का वेट ना करें। और इसी वजह से जो वैक्सीनेशन की टाइमिंग जो है वो भी इफ्तार के बाद भी टाइमिंग है, इफ्तार से पहले की भी टाइमिंग है। वैक्सीन लगाने के बाद जो बुखार होता है वो बहुत हल्का फुल्का होता है, ज्यादा बुरा नहीं होता, जिसमें दर्द भी इतना बुरा नहीं होता कि अमूमन दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, मगर लगाओ जरूर है, रमजान का वेट ना करें। तो अगर डॉक्टर साहब किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइनर सा उसे पता चल रहा है, उसे फीलिंग्स आ रही हैं कि उसे कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, हो सकता है उसे कोरोना हो, तो क्या ऐसी सूरत हाल में भी रोज़ा रख लेना चाहिए? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मगर किसी भी बीमारी की तरह अगर आपको कोई बीमारी है तो उसमें आपको पता है कि रोजा हमेशा रखना फर्ज नहीं होता।
एंड ऑब्वियसली कोई ज़ईफ है, कोई ज़्यादा बूढ़े हैं, उनको और भी मसले मसाइल हैं और उनको लगता है कि कोरोना है, तो बेहतर है कि पहले टेस्ट करा लें ताकि वो देख लें कि क्या ये रोज़े में सेफ होंगे कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि 50% जो लोग हैं वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, हम खुसूसी तौर पर लाहौर की बात करते हैं जहाँ पर हम लोगों को देख भी रहे हैं, यहाँ पर सख्ती ज़्यादा कर दी गई थी इंतज़ामिया की जानिब से, हमने लोगों को देखा उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिए, लेकिन केसेस की शरह नीचे नहीं आ रही है, आप क्या वजह समझते हैं? उसकी एक वजह तो ये है कि जैसे कि अगर आज मैं एकदम से SOPs बिल्कुल 100% कर दूं और लोगों को अपने घर में बंद कर दूं, तो जितने लोगों को ये वायरस लग चुका है उनमें अलामात जो है वो तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते बाद ही नजर आएंगे। तो जब भी आप SOPs पे सख्ती करते हैं तो उसके जो नताइज हैं वो आपको फौरन नजर नहीं आते, वो यूजली हफ्ते 2 या 3 हफ्ते बाद ही नजर आते हैं। और हॉस्पिटल पे जो लोड होता है वो उसके भी बाद नजर आता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन जो होती है वो यूजली 2 से 3 हफ्ते बाद होती है बीमारी शुरू होने की। सही हो गया। तो डॉक्टर साहब इस वक्त जो सूरत हाल है रमज़ानुल मुबारक में कोरोना की, हम लोग खाते हैं सहरी में भी पराठे और मुरगन ग़िज़ाएँ हम अफ्तार में भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इनसे क़ुव्वत मुदाफ़त में कोई कमी तो नहीं आती? और हमें अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग कर रखने के लिए क्या ग़िज़ाएँ हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए सहर में, अफ्तार में? देखो तो देखें, क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी तो नहीं आती, मगर ये ज़रूर है कि क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए खाना अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपको फल, सब्जी, प्रोटीन खाना चाहिए, तली हुई चीज़ें, चीनी से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। तो और यही आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में बेहतर करेगा। दूसरी चीज़ ये कि इवन तो रमज़ान है, थोड़ी सी हल्की फुल्की वर्जिश, थोड़ा सा वॉक ज़रूरी है, और अगर नींद अपनी पूरी करना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा, और बड़े अहम मामलात हैं कि अब हमें रमज़ान में एहतियात तो बरतनी है, साथ अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है, बाहर ना निकलें, कोई इतनी ज़रूरत बाज़ारों में फिरने की नहीं है। वैसे ख्याल देख लिया जाए तो इतनी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको बाज़ारों में शॉपिंग कोई मजबूरी नहीं है। आप ख़वातीन से पूछ रहे हैं कि कितनी मजबूरी है, लेकिन ये कि उनको बताना ज़रूरी है। और आपको अगर हमजा याद हो, आपने कुछ दिन पहले हम लोग एक ख़बर डिस्कस कर रहे थे, किसी कंट्री की थी कि वहाँ पर हामद ने बीवी को तलाक दे दी इस वजह से तीसरी बार कोरोना में मुब्तला हो गई थी। उसकी रीज़न उसने क्या रखी कि तुम एहतियात नहीं करती हो, तुम्हारी वजह से मैं मरना नहीं चाहता, मैं कोरोना में मुब्तला नहीं होना चाहता, तो इसलिए ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए। सबको एहतियात करनी चाहिए, हमें बहुत संजीदा लेना चाहिए इस मामले को। खैर आगे चलते हैं। इशाल बात कर रही थी कि हमें डाइट क्या रखनी चाहिए। डाइट बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ान का महीना ख़ास एहतमाम के साथ मनाया जाता है, और इस माह मुबारक में इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी फ़वाइद भी हासिल हो रहे होते हैं। सिर्फ 2 वक्त खाने पीने से इंसानी जिस्म में मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही होती हैं और सेहत पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे होते हैं, लेकिन जब हम इस तरह की ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, पकोड़े समोसे से जब आपके सामने हो, आप कैसे दूर रह सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? समझ लेते हैं कि हमें रमज़ान के आते ये लाइसेंस मिल गया है कि हम सारी मुरगन ग़िज़ाएँ, फ्राइड चीज़ें हम खा सकते हैं। इस तरह की मतवाज़न ग़िज़ाएँ अगर आप खाएँ तो वो मेरे ख्याल में आपकी इम्यून सिस्टम को ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपके लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप पकौड़ों पराठों के साथ जो है वो आप सहर अफ्तार कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमने अपनी इम्यूनिटी जो है उसको भी बरकरार रखना है, साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश करनी है कि हमारी तबीयत ख़राब ना हो जाए, हमारा पेट ही ख़राब ना हो जाए। हम ये ना हो कि सहरी करें, सहरी करके सोए रहें और फिर इफ्तारी करें, और फिर हम जब रमज़ान ख़त्म हो रहा हो तो मोटापे का शिकार हो जाएं। ये सारी सूरत हाल क्या है, क्या कुछ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्यास कैसे नहीं लगेगी, सबका एक बहुत अहम सवाल ये होता है। डिहाइड्रेशन से हमने कैसे बचना है, तो बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ हमारे ग़िज़ाइयत हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से? पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू जी। और पहले सबसे पहले सवाल यही है कि हम सहरी में ऐसा क्या खाएं कि हमें प्यास भी नहीं लगे और हमारी एनर्जी जो है वो पूरा दिन वैसे की वैसे ही रहे कि हमने सहरी की है और हमारी एनर्जी जो बूस्ट हुई है, और फिर हम पूरा दिन हमने क्योंकि काम भी करना है, पूरा दिन गुजारना है, तो हमें ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए अगर हम पराठा नहीं खाते तो? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि हमें प्यास ना लगे, हाइड्रेशन एक स्टेट है। अगर आप सहरी के वक्त, जो हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि इधर अजान सुनाई देती है, इधर हम सब पानी जो है वो पीना शुरू कर देते हैं, इससे हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होती। हाइड्रेशन मेंटेन होती है अगर आप अफ्तार से सहर तक थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ समझ लें, आपकी किडनी 1 घंटे में 3 गिलास से ज़्यादा पानी प्रोसेस नहीं कर पाती। अगर आप चौथा ग्लास पीते हैं तो वो किडनी प्रोसेस नहीं कर पा रही। आप गुर्दों पे सिर्फ जोर दे रहे हैं, आप हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो अफ्तार से सहर के दरमियान थोड़ा थोड़ा करके, बेशक 1-1 ग्लास करके, बेशक 1-1 घूंट करके आपने 8 ग्लास पानी जो है मुकम्मल करने हैं। दूसरी चीज़,
जो हमारी गलत प्रैक्टिस है, जैसे नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी, इसको छोड़ देना है। चाहे नमक है चाहे चीनी है, दोनों डिहाइड्रेशन की वजह बनते हैं। तो दूसरी जो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने की चीज़ है वो ये है कि सादा पानी का इस्तेमाल करना है। ना नींबू पानी होना चाहिए आपके इफ्तार में, जो हम बहुत ज़्यादा लाल शरबत पीना पसंद करते हैं, या हम कोई ना कोई ड्रिंक ही इस्तेमाल करते हैं। हम सादा पानी तो बहुत कम लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं, तो सादा पानी का इस्तेमाल जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है, अगर आप चलें किसी वजह से प्लेन वाटर आपको इतना पसंद नहीं है, जैसे बच्चे अक्सर प्लेन वाटर को प्रेफर नहीं करते, तो आप पानी पीने के बजाय खाना शुरू कर दें, यानी वाटरमेलन आ गया है आप उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। टमाटर का इस्तेमाल, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। अब जो लोग पराठा पसंद नहीं करते, वैसे तो पराठा बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आपको पता हो कि इसको बनाना कैसे। छोटे साइज़ का पराठा या बेसन की मिसी हुई रोटी जिसको कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल सहर में करते हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी, एंड दूसरा आपका जो एनर्जी लेवल वो सही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को पराठा पसंद नहीं है, बच्चे भी पराठा प्रेफर नहीं करते। ओट्स की स्मूदी, ओट्स की उर्दू है जई, इसको जौ के साथ मिक्स नहीं करना, जौ बार्ले है, ओट्स जई है, तो जई की स्मूदी बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 to 3 टेबलस्पून को एक ओट्स दूध के साथ ब्लेंड कर लें, थोड़े से बादाम उसके अंदर डाल दें, चिया सीड्स डालें, साथ एक उबला अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोगों को अंडे से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इस केस में आप अंडे का इस्तेमाल ना करें, आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स वैसे भी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, आपको पूरा दिन फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देते हैं। लेकिन क्योंकि गर्मियाँ हैं तो क्या कैशू नट्स वगैरह हम ले सकते हैं, उस तरह से डाइट के हिस्से में हम शामिल कर सकते हैं? नट्स आपने पूरा साल लेने हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि हम सर्दियों में इसकी तादाद कुछ ज़्यादा कम करनी है। ये ऐसा ही है, पोर्शन कंट्रोल एग्जिस्ट करता है मेडिकल में, ठंडा गर्म एग्जिस्ट नहीं करता। आप 1 किलो काजू खा लेंगे तो वाकई गर्मी हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक मुट्ठी मिक्स नट्स का इस्तेमाल करते हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट उसकी मुट्ठी के हिसाब से। एक छोटा बच्चा उससे कहे कि इतनी बड़ी मुट्ठी नहीं भर लेनी कि वो दोनों तरफ से गिर रही है, एक मुट्ठी के हिसाब से उसने नट्स जो है मिक्स नट्स इस्तेमाल करने, और ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देंगे। हाँ, सॉल्टेड नट्स का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे सॉल्टेड पीनट्स हो गए, सॉल्टेड आलमंड्स हो गए, उनका इस्तेमाल नहीं करना। फ्राइड नट्स जो मिलते हैं बिल्कुल उनका इस्तेमाल नहीं करना, फ्रेश का इस्तेमाल करना है। फ्रेश का करना है। अब हम इफ्तारी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, चलें। बहुत जल्दी है वैसे इफ्तारी की बात की जाए, क्योंकि जो सुन रहे होंगे उनको भी रोज़ा लगना ना शुरू हो जाए। तो इफ्तारी में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हमें इफ्तार दस्तरखान सजा हुआ भरा हुआ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम गलत भर देते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा भर देते हैं। देखिए, इस्लाम भी हमें सादगी का दर्स देता है। हम लोगों के दिमाग में होता है हमने 16 घंटे कुछ नहीं खाया, अब हमने सारा कुछ इकट्ठे खा लेना है। एक तो अफ्तार बहुत ज़्यादा हैवी है, उसके बाद हम डिनर बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं। प्लेन वाटर 2 खजूरें, ये आपका आइडियल अफ्तार है, लेकिन ऑब्वियसली सुन के ही बड़ा अजीब सा लगा है। तो आप ये कर सकते हैं, मुश्किल में डाल दिया। आप ये कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर कर ले, जैसे पकौड़े। अगर आपका खाने का दिल करता है, बजाय इसके कि आपने सिर्फ बेसन के पकौड़े लेने, आप सब्जी के पकौड़े, जैसे पालक के, बैंगन के चिपटे हुए पकौड़े। चिपटे हुए पकौड़ों से मुराद ये है कि आप उनको ज़रा पतला कर लें ताकि उनमें ऑयल ज़रा कम हो और आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हमने तो 3-4 पकौड़े खाए, हालांकि वो चिपटे हुए होंगे तो वो इतने ज़्यादा, बेसन की क्वांटिटी भी कम हो जाए। बेसन, वेजिटेबल्स ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती, बेसन ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है, तो जिसकी वजह से पकौड़ों का ज़रा हेल्दियर वर्जन, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही हेल्दी हो गया, लेकिन निस्बतन हेल्दी वर्जन जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप चना चाट बहुत हेल्दी चीज़ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा मिर्च मसाले कम रखें, आप 16 घंटे भूखे, आप इतना ज़्यादा मिर्च मसाला डाल लेंगे तो स्टमक का तो बेड़ा करके खाने के आदी हैं वैसे भी लाहौर ये। लेकिन ये कि ये पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड सेट हो चुका हुआ है कि हमने स्पाइसेस जो हैं वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हम तो चाइनीज़ में भी स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो चाइनीज़ असल होता है वो तो इंतहाई माइल्ड सा होता है, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी प्रेफर करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये देखी है कि हम लोग सब्जियाँ इस्तेमाल ही नहीं करते। मतलब कौन लोग हैं जो सलाद भी खाते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप चना चाट या दही भल्लों में सब्जियाँ ज़्यादा डाल लेते हैं तो आपकी वेजिटेबल सर्विंग भी कहीं ना कहीं आ जाती है उसके अंदर। प्रेफर करें कि अफ्तार में ही आप रात का खाना भी खा लें, ये मेरा कहना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप अफ्तार में रात का खाना नहीं खाएंगे फिर आप अफ्तार बहुत ज़्यादा खाएंगे। अच्छा, क्रीम चाट और फ्रूट चाट दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? फ्रूट चाट का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके ऊपर बहुत दिल कर रहा है तो आप थोड़ी सी स्टीविया, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर तो खैर हम उसको नहीं कहेंगे, नेचुरल हर्ब है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा सा शहद उसके ऊपर डालें, थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। क्रीम का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। हेल्दी चीज़ को भी हम अनहेल्दी कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की तरफ हमारा रुझान होता है। हम खा तो फ्रूट रहे होते हैं लेकिन हम उसके ऊपर भी क्रीम की इतनी ड्रेसिंग कर देते हैं कि वो फिर अनहेल्दी हो जाता है कि ज़्यादा फैट। मज़े की बात ये है कि हमारा देखें, आम रूटीन में हम 3 वक्त का खाना खाते हैं, बीच में मुंह भी चलता रहता है, लेकिन अफ्तार में सिर्फ रमज़ान में हम सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते हैं, फिर भी वजन 4-5 किलो बढ़ जाता है। ये बड़ी हैरत की बात। ये क्रीम चाट का ही सारा कमाल है। क्रीम चाट हो गई,
भी fried पकौड़े, चीज़ों का। समोसे, बिल्कुल यही चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। समोसे भी आप खा लेकिन सकते अच्छा हैं। एक मसला है कि हम ये बात बच्चों को नहीं समझा सकते हैं ना, कि बच्चे भी तो मतलब बड़े तो समझ जाएंगे, बड़े कहेंगे हाँ हमारी सेहत पे असर पड़ रहा है, लेकिन बच्चे कहेंगे मामा ये तो आपने बनाना ही बनाना है, आप ये क्यों नहीं बना रही हैं? साथ वाली आंटी ने तो बनाया था अपने बच्चों के लिए, वो बता रहे थे मैं उधर जा रहा हूँ इफ्तारी करने के लिए। बच्चों का क्या करना? देखिए, बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बच्चों को पूरा रमज़ान कुछ नहीं खिलाना। आप हफ्ते का एक दिन रख लें जिसमें बच्चों का भी ट्रीट हो और आप बच्चों को चीज़ें भी दें। जैसे मैं बात कर रही थी, समोसे भी हेल्दियर वर्जन उनका बनाया जा सकता है। एक दिन हो जिसमें आप कीमे वाले समोसे या वेजिटेबल समोसे जो हैं, बजाय इसके आलू के समोसे बच्चों को खिलाने हैं, तो वेजिटेबल या कीमे के समोसे एयर फ्रायर में बना के बच्चों को दे सकते हैं, या हल्का सा उनको बेक करके दे सकते हैं। बात फिर वही, बच्चा वही सीखेगा जो माँ करेगी, जो बाप करेंगे। अगर माँ बाप ही खुद दूध थोड़ा पी रहे हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा वजन भी कम करे, मेरे क्लिनिक में अक्सर जो लोग आते हैं वो माएँ खुद हेल्दी होंगी, माएँ खुद चॉकलेट खाएंगी, लेकिन वो बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे इसकी बॉडी शेमिंग होती है, बाकी बच्चे मजाक उड़ाते हैं, इसके डाइट करे। तो जब तक माँ बाप हेल्दी इफ्तार नहीं करेंगे, बच्चा डॉक्टर आयशा, आपने हमें डिहाइड्रेशन के हवाले से बताया कि हम थोड़ा थोड़ा जो है पानी पीते रहे इफ्तार से सहर के दौरान, लेकिन अब हम इफ्तार से सहर का जो टाइम है ना उसको थोड़ा सा देखते हैं। हमने इफ्तार किया, इफ्तार के बाद नमाज वगैरह अदा की, फिर हमने तरावी अदा करनी है, हमारे पास टाइम कम है, फिर तरावी अदा की, आके हम कोशिश करते हैं कि कुछ देर सो लें ताकि हम सहरी में फिर जागें। हमारे पास तो टाइम नहीं है कि हम थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें, तो अल्टरनेट क्या है हमारे पास? देखिए, 2 गिलास अगर आप अफ्तार में पी लेते हैं, 2 ही सहर में पी लेते हैं, 4 गिलास तो यहाँ पे हो गए। फिर अफ्तार के 1 घंटे बाद 2 गिलास, तरावी पढ़ने से पहले 2 गिलास, तरावी पढ़ने के बाद 2 गिलास, आपके 8 पूरे गिलास। डे के लिए हमें 8 गिलास जो मैक्सिमम पानी पी लेना चाहिए। मिनिमम 8 गिलास Minimum. पानी, मिनिमम 8 गिलास पानी जो है वो पी लेना चाहिए। और एक और चीज़, हम लोग तरावी पढ़ के आके सोते नहीं हैं, हम टीवी लगा के बैठते हैं। 90% आवाम जो है वो टीवी लगा के, और फ्रिज में जितनी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, दही बल्ले बच्चे पढ़ रहे हैं, दूध थोड़ा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो उसमें साथ में पानी भी इंक्लूड कर लें थोड़ा सा। अच्छा, हमें क्वांटिटी का बताएं। जैसे आपने कहा ना कि क्योंकि अब बच गया, अब इसको ख़त्म करेंगे तो अगले दिन की तरफ हम बढ़ रहे होंगे ना, तो ये भी बताएं कि हमें कितनी क्वांटिटी में बनाना है कि आपकी सेहत के लिए भी बेहतर रहे और आपके दिमाग में यह भी ना रहे कि फ्रिज में पड़ा पड़ा ख़राब ना हो जाए, इसलिए आज ही ख़त्म कर दें। देखिए, हम लोग ना कभी कभी कॉम्बिनेशन बहुत गलत बनाते हैं। अगर आप दही भल्ले बना रहे हैं तो चना चाट ना बनाएं, दोनों मोरलेस उनकी बेस जो है वो दाल ही है। तो हम जब दोनों चीज़ें बना लेते हैं तो दोनों चीज़ें ख़त्म नहीं होती। एक तो ये कि देख लें घर में फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं 1-1 कप हर एक के लिए बनना चाहिए। और दाल है, जैसे चना चाट भी दाल ही है, और जो पकौड़े वगैरह हैं ये भी दाल से बनते हैं, फिर जो दही भल्ले हैं वो भी दाल ही उनकी बेस होती है। तो तीनों में से कोई एक चीज़ बना लें ताकि दाल का एक ही पोर्शन हो जाए, बजाय इसके कि आपने सारी चीज़ें बना के रख लेनी है और वो ख़त्म भी नहीं हो रही और फिर वो उनके पीछे पड़े हुए हैं कि अब कल से पहले सहरी से पहले हमने पकौड़े, सारे बेशक ठंडे हैं लेकिन हमने ख़त्म करके उठना है यहाँ से। अच्छा, आपने कहा कि ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दूध सोडा हो गया, सरदाई हो गई, या फिर रेड मशरूबात हो गई, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस सूरत में कैसे बचा जा सकता है उनसे? क्योंकि सॉल्टी भी नहीं होना चाहिए, सादा पानी भी नहीं पीना, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी ड्रिंक चाहिए होती हैं। कौन सी ड्रिंक इनमें से सबसे ज़्यादा बेहतर है? देखिए, अगर वेट लॉस आपका कंसर्न नहीं है तो आप मिल्क शेक का 1 गिलास बना के पी सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, दूध की सर्विंग भी आ गई, स्मूदी भी बनाई जा सकती है जिसमें दही यानी डेयरी की सर्विंग भी आ गई, आपकी फ्रूट की सर्विंग भी आ गई। आप चीनी की बजाय उसमें थोड़ा सा हनी डाल लें, 1 गिलास से ज़्यादा नहीं। ये आप एज अ ट्रीट इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आपने अगर 6 गिलास पानी पीना है, जैसे हम लोग करते हैं, एक पूरा जग हर बंदे ने अपना बना के रखा होता है, तो आपने 6 गिलास ही सारा का सारा मिल्क शेक ही पीना है या आपने दूध सोडा ही पीना है। आप खुद को ट्रीट करें, लेकिन 1 गिलास, वो भी कोई हेल्दियर चीज़, फ्रेश जूस। अच्छा, एक और चीज़ भी है, अब इशाल को भी पसंद होगा, मुझे भी पसंद होगा, आपको भी पसंद होगा कि अगर हम सिर्फ पानी पी रहे हैं या कोई मशरूब भी पी रहे हैं तो वो ठंडा होना चाहिए। इस हवाले से भी हमें गाइड करें कि फिर हमें ठंडा मशरूब फौरी इफ्तार में पी लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या रूम टेम्परेचर हो? देखिए, आइडियल तो ये है कि आप रूम टेम्परेचर पे पानी पिएं, लेकिन अगर मैं देखिए, जब एक चीज़ मैं खुद नहीं कर सकती, मैं कैसे उसकी तबलीग करती रहूँ? बिल्कुल, मैं ऑन एयर ये कह रही हूँ कि ये फैक्ट है कि गर्म पानी, नीम गर्म पानी या रूम टेम्परेचर पे पानी जो है वो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझसे खुद नहीं पिया जाता। मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि आवाम पिए? 1 गिलास पी लें ठंडा पानी, उसके बाद नीम गर्म पानी पिए ताकि सर्कुलेशन जो है वो बॉडी की बढ़ जाए। थोड़े से हम लोगों का ध्यान किस तरफ जाता है? चाय की तरफ
जाता है, वही नीम गर्म पानी के अंदर आप थोड़ा सा जीरा डाल लें, थोड़ा सा सौंफ डाल लें ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। उसको कहवे की तरह आप पीते रहें, उससे बार बार यूरिन भी नहीं आता एक तो, और दूसरा फ़ायदा ये होता है थोड़ा फ्लेवर्ड हो जाता है, तीसरा डाइजेशन में हेल्प करता है, चौथा आपकी ब्लड सर्कुलेशन में। लेकिन आपने कहा कि आप 1 गिलास ठंडा पानी पहले स्टार्ट में पी लें। आप अगर ठंडा 1 गिलास पानी पी लें तो स्टमक पे डायरेक्ट भी वो तो आपके जाके आपने बहुत हीट एब्जॉर्ब की थी, उस टाइम तक आपके स्टमक में पूरी हीट इकट्ठी हो चुकी होती है, पूरे दिन आप खाली पेट रहे होते हो, तो क्या वो नुकसानदेह नहीं हो सकता? बिल्कुल, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकता है। लेकिन बात फिर वही कि जब मैं खुद नहीं कर सकती और मुझे पता है एक चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब पूरा दिन आपने रोज़ा रखा है, गर्मियों का रोज़ा है, और उसमें जब आप के सामने गर्म पानी रख दिया जाए या रूम टेम्परेचर पे पानी रख दिया जाए, कोई भी नहीं पिएगा। तो बेहतर ये 1 गिलास पी लें, क्योंकि बीच का रास्ता निकालना है, बजाय इसके कि हम एक्सट्रीम्स की तरफ रहें। बीच का रास्ता यही है कि 1 गिलास बेशक ठंडा पानी पी लें, उसके बाद आप या फिर आपकी तरह 1 गिलास पानी और 2 खजूरें खा के रोज़ा अफ्तार कर लिया जाए, जो कि उनकी सेहत से भी लग रहा है। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। आप आई सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, आपने हमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा एहतियात आपने करनी है। इशाल, बहुत एहतियात करनी है। बहुत एहतियात करनी है। मैं भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि बहुत एहतियात करनी है। समोसों पकौड़ों से दूर रहना है, मीठे मशरूबात से दूर रहना है। अच्छा, एतदाल बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। आप एतदाल पसंदी जो है इख्तियार कर लें, आप बेहतरीन ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो इफ्तार और सहर में भी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, हम कुछ अवामी मसाइल की बात करेंगे। अवामी मसला है मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी और महकमा हाईवे की नाअहली का खमियाजा कोट अद्दू के अवाम को जो है ना इशाल झेलना पड़ रहा है। अच्छा, मेन GT रोड पर लिया रोड पर मुजफ्फरगढ़ की केनाल के पुल की जो सेफ्टी दीवारें हैं अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस हादसात भी मामूल बन गए हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई भी कुछ देखने वाला सुनने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार है, हमारे नुमाइंदे नासिर हुसैन है, उन्होंने वो देख लेते हैं। कोट अद्दू GT रोड मुजफ्फरगढ़ केनाल का पुल, जो कि 2010 के सैलाब के बाद से खस्ता हाल है और उसकी सेफ्टी दीवारें भी नहर बुर्द हो गई थीं। कराची से लिया, भक्कर, मियांवाली, इस्लामाबाद के लिए हैवी ट्रैफिक यहीं से गुजर के जाती है। सेफ्टी दीवारें ना होने की वजह से क्रॉसिंग करते रात के अंधेरे की वजह से हादसात मामूल हैं। पुल है, इसकी दीवारें तकरीबन काफ़ी अरसे से टूट फूट की शिकार हैं। ये हिफाजती जंगले जो लगाए गए थे, ये तकरीबन 2-3 साल से बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, जबकि कई बार जो है ना हादसात की वजह से कीमती जानें भी ज़ाय हो चुकी हैं। ये रोड जो है पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करता है। यहाँ कराची की मोटरें और पेशावर की मोटरें गुजरती हैं और हैवी ट्रैफिक गुजरती है। इस पुल की खस्ता हालत है, जंगले भी टूट फूट का शिकार हैं, पुल पर बहुत रश रहता है। ना ही मुंतखब नुमाइंदों ने तवज्जो दी, ना ही महकमा हाईवे और ना ही पेट्रोलिंग पुलिस ने रात को निशानदही के लिए रिफ्लेक्टर लगाए। मुसाफिर यहाँ से खौफ के साए में गुजरने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर मुजफ्फरगढ़ केनाल के पुल की सेफ्टी दीवारों की मुरम्मत कराई जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा रूनमा ना हो सके। जी, तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। उम्मीद करते हैं कि इन मसाइल पर भी नज़र पड़ेगी और जो अरबाब इख्तियार हैं इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहां की सबसे बड़ी खबर यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद PDM का वजूद खतरे में पड़ चुका है और इख्तलाफात बढ़ने पर पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमाओं को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया। आप चेक करें। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों जमातों को अपने फैसले पर नजर सानी का एक और मौका दे दिया है। PDM इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, दोनों जमातों का इस्तीफा भेजना अफसोसनाक है, मैं एक और मौका देता हूँ। हाँ, PDM दोनों जमातों को सुनने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने PDM से ऐलान लाताल्लुकी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए तमाम ओहदों से इस्तीफे फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा दिए हैं। ये ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, और फिर ये जो हैं इस्तीफे पहुंचा दिए गए। यही नहीं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोकोज नोटिस भेजने पर मुआफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया था। जी हाँ, कशीदगी खासी बढ़ चुकी है, जिसके जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मेरा खत फाड़ कर फेंका गया, तो मेरा जवाब भी खुदा हाफिज है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मौफ़िक़ इस बात की, बिलावल की जिम्मेदारी से बात उनको करनी चाहिए थी, तमाशा ना लगाएं। मतलब उनकी जानिब से भी ये ज़रा तगड़ा सा जवाब आ गया है कि उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। ऐसी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने ये क्यों कहा कि हम एक और मौका देना चाहते हैं
हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। जब ANP फैसला कर चुकी कि हम छोड़ चुके हैं और पीपल्स पार्टी का अभी भी मौके मुफाहमती किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे शायद हैं। मुफाहमती किरदार अदा कर रहे हो, लेकिन इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मज़हर अब्बास साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। सर, ये बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और ANP के लिए मौका है कि फैसलों पर नजरसानी करें। क्या PDM और पीपल्स पार्टी को वापस लाने के लिए संजीदा कोशिश कर रही है, या फिर PDM ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी खुद PDM से राह जुदा करे, इनको ना निकालना पड़े? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो अंदाज़ अपनाया है, मुझे नहीं लगता कि वो मुस्बत जवाब आएगा। इसलिए कि जब आप पब्लिकली आते हैं, पब्लिकली कोई बात करते हैं, तो फिर वो पब्लिकली ही उसका जवाब आता है। और यही गलती मेरा ख्याल है PDM की क़यादत से हुई है कि पहली चीज़ ये कि मौलाना फजलुर रहमान तजुर्बेकार सियासतदान हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल उनके साथ खड़े हुए थे, उनको भी सियासत का पता है। माजी में कभी भी इस तरीके से शो कॉज नोटिस नहीं दिए जाते। इत्तेहाद के अंदर तो वैसे ही नहीं होता शो कॉज नोटिस, और अगर कोई इख्तिलाफ राय होती भी है, और ज़ाहिर होती है इख्तिलाफ राय जब आप इत्तेहाद बनाते हैं, तो वो मीटिंग्स के अंदर ही होती है। और मीटिंग के अंदर भी एक स्टेज ऐसी आती है कि जब बहुत ज़्यादा शदीद इख्तिलाफ बढ़ जाए तो दूसरा फरीक चला जाता है, उठ के चला जाता है, वॉकआउट कर जाता है, वो भी ख़बरों का हिस्सा होता है। लेकिन ये नहीं होता कि आप बाकायदा शो कॉज नोटिस दें, और जिसको आप शो कॉज फिर आपने बाद में जिस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उसको पहले शो कॉज नोटिस फिर वजाहत की, तो वो एक गलत फहमियों को जन्म दिया और गलत फहमियाँ बढ़ते हुए शदीद इख्तलाफात की शक्ल में सामने आ गई। आज कल अगर मौलाना फजलुर रहमान जो उन्होंने जो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया जी, उसके साथ ही वो उनको थोड़ी सी वजाहत ये भी करनी चाहिए थी कि मुस्लिम लीग नून ने अगर ये फैसला हुआ था कि जी वजाहत तलब भी की जाए, तो पहली चीज़ ये कि जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ था, क्या उस मीटिंग का हिस्सा पीपल्स पार्टी और ANP को नहीं बनाया जा सकता था? क्या आप उधर ही बुला लेते, उधर बुला के? तो अगर आपने इख्तिलाफात को बढ़ाना है तो आप वही करते हैं जो PDM की बाकी जमातों ने किया जब उन्होंने ANP और पीपल्स पार्टी से पब्लिकली आके वजाहत मांगी। जाहिर है फिर उसी का रद्द-ए-अमल भी वैसे ही आया, और उसमें जाहिर है ANP ने पहले तमाम ओहदों से इस्तीफा दिया, फिर पीपल्स पर दोनों जमातों ने जी अपने PDM के ओहदों से तो इस्तीफा दिया, लेकिन दोनों जमातों में से किसी ने ये नहीं कहा कि हमने PDM से निकलने का फैसला किया। तो मेरा ख्याल है आज भी जिस तरीके से कल जो जिस तरीके से बात हुई, तो मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए था कि इसको या तो पब्लिक नहीं करते इस चीज़ को, और उनको बुलाते, उनको इनवाइट करते, या फिर उस बयान में भी ये शामिल होना चाहिए था कि दोनों यानी जितनी 8 जमातों ने फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को अप्रोच किया जाएगा और उन्हें बुलाया जाएगा। मेरा ख्याल है जो तरीक़ा कार अडॉप्ट हुआ है, वो लगता नहीं कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वापस जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब, हुकूमत की जानिब से तो पहले भी कहा जा रहा था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, और अब तो वो टूट फूट का शिकार हो गया। क्या PDM के दोबारा मुत्तहिद होने का कोई इम्कान है, और कौन से अनासर हैं जो PDM की बहाली में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। अब इख्तिलाफ बहुत बढ़ गया है। अब सियासत में वैसे तो कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो माहौल बन गया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ख़ास तौर पे गो के कल मौलाना ने ये बात की थी कि PDM आज उन्होंने जो बयान पढ़ा, वो कल जो बयान पढ़ा है, उसके बाद वो जो है यानी उनके साथ जो लोग इस वक्त हैं उनमें से कोई भी अब इस पे बहस नहीं करेगा। तो एक तरीके से उन्होंने पाबंदी तो लगा दी है अपनी जमातों, जो बाकी हलीफ जमातें हैं, लेकिन चीज़ें मेरा ख्याल है काफ़ी ख़राब हो गई हैं। अब इसको ठीक होने में वक्त लग सकता है, तो मुस्तक़बिल करीब में तो मुझे अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी वापस जाते नजर रहे। अब उनका रद्द-ए-अमल किस तरह का होता है वो भी देखते। ठीक, मज़हर साहब ये बता दीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि हमारा मोमेंटम वही रहेगा, PDM जो है वो काम करती रहेगी, रमज़ान के दौरान भी मुशावरत का अमल जारी रहेगा, और जो भी हम हिकमत अमली अपनाएंगे उस पर अमल दरामद रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी PDM की मूवमेंट के अंदर। क्या पीपल्स पार्टी के बगैर PDM
हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में दम रखती है? नहीं, तहरीक तो खैर अपने अंदाज में आप जो चलाना चाहें वो जाहिर है किसी ना कुछ तो करेंगे ही, लेकिन इस्तीफ़ा देने का ऑप्शन मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो गया है। चाहे पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बने या पीपल्स पार्टी उसका साथ ना रहे। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है खुद ये फैसला मुस्लिम लीग नून ही के पास फिर जो है असल वो है नशिस्तें हैं। बाकी तो 2-4 नशिस्तें JUI के पास होंगी, एक आध किसी और के पास होगी, जिस तरह मैंगल साहब की पार्टी है। तो मुझे वो ऑप्शन तो नहीं लग रहा। तो फिर क्या होगा, एक लॉन्ग मार्च हो जाएगा, एक धरना हो जाएगा 2-4 रोज का। तो मुझे सिर्फ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलती है। PDM की जमातों से क्या गलतियां हुई, कहां पर गलतियां हुई जिनका खुमियाजा आज हम PDM के टूटने की सूरत में देख रहे हैं? जब PDM बनी थी उससे पहले भी जो अपोजिशन का एक दूसरे पे अदम एतमाद था वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था 2018 के इलेक्शन के वक्त ही। और वो अदम एतमाद जो है वो एक दूसरे पे रहा, मुसलसल रहा। उस चेयरमैन सेनेट का जो पिछले साल इलेक्शन हुआ, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ जो हुआ, उसमें मेजॉरिटी होने के बाद जिस तरीके से साजिद संजरानी के हाथों इनको हजीमत उठानी पड़ी, तो वही काफ़ी था उनके लिए कि यानी 64 अरकान सेनेट तकरीबन 100 के हाउस में अगर एक तरफ और उसके बावजूद चेयरमैन सेनेट जो है उसको वो वोट आउट नहीं कर सकते हों, फिर उस वक्त अपोजिशन के दरमियान और ज़्यादा जो हमें नज़र आया कि एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा अदम एतमाद रहा, जिसकी निशानदेही उस वक्त के जो उम्मीदवार थे PDM के अपना मीर हासिल बदंजो, उनकी तकरीर से हमें भी नजर। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, हमेशा से नून लीग में नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप की बात होती आई है। अब PDM टूटने के बाद आप समझते हैं कि नून लीग का जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो मजीद मजबूत हुआ है, या उनकी जो बातें थी वो दुरुस्त साबित हुई हैं? पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की कि हमजा शहबाज से रब्ता किया जाए, ना कि मरीम नवाज से बातचीत की जाए। देखिए, ग्रुप कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बड़ी वाज़ेह राय पाई जाती हैं। एक राय वो है जो नवाज शरीफ साहब की है कि हमें एग्रेसिवली जाना चाहिए, हमें जो है वो जाके भरपूर तहरीक चलानी चाहिए। और दूसरी राय शहबाज शरीफ साहब की है जो समझते हैं कि हमें जो है इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हम ना लड़ सकते हैं, ना हमें लड़नी चाहिए, और हमें मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और वो तकरीबन मोर और लेस वही चीज़ है जो पीपल्स पार्टी जिस तरफ चल रही है। तो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इन हाउस ही अगर कोई चीज़ हो सके तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। सड़कों की सियासत या एजुकेशन की सियासत वो खिलाफ। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और अब जो तज्ज़ियाकार हैं उनको PDM का जो वजूद है उसमें पीपल्स पार्टी तो कहीं पर नज़र नहीं आ रही, और फिर अगर लॉन्ग मार्च हो भी गया तो कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही। कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो इत्तेहाद था वो गैर फितरी कहा जा रहा था और वही साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल में हमजा, कुछ मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, जिसमें मुल्क इस वक्त मुल्क का सफ़र जारी और सारी है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार रहा और रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान को आलमी मार्केट से यूरो बॉन्ड्स के जरिए $2.5 अरब मिलने से गुज़श्ता हफ्ते भी डॉलर के निस्बत रुपया जो है वो हमें तगड़ा होता हुआ नजर आया। बिल्कुल ऐसे ही है, और हफ्ते भर के दौरान मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से डॉलर की रसद में इजाफा हुआ, जबकि आने वाले दिनों में समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में मज़ीद इजाफे की तवक्कुआत भी की जा रही हैं। हमने देखा कि तरसीलात ज़र के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान खासे खुश भी हैं, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, और साथ ये भी कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत पर यकीन रख रहे हैं, और डॉलर को तो नॉकआउट किए हुए है इस वक्त रुपया। अगर ये कहा जाए तो बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। गुज़श्ता हफ्ते डॉलर की कदर 22 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गई, और इसी तरह बरतानवी पाउंड की कदर में भी मुसलसल कमी देखी जा रही है। जी हाँ, और मुल्की मईशत के आशारिये जो हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम हुई है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर बढ़ने से मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अब देखना यह कि उससे आम आदमी को
कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर मईशत जो है वो मुस्बत सम चल पड़े तो फिर आम आदमी उससे कितना मुस्तफ़ीद हो सकेगा। अच्छा, इस हवाले से हाँ, ये क्रेडिट किसको जाता है इशाल? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रेडिट किसको जाता है कि जो रुपया जो है तगड़ा होता जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो बार बार यही कहते हैं, या फिर हमारे गवर्नर बैंक जो है स्टेट बैंक, वो भी यही कहते हैं कि अशारिये जो है मुस्बत समत चल पड़े हैं। तो मुस्बत समत अगर चल पड़े हैं तो आम आदमी वो कब इससे फ़ायदा हासिल कर पाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसी है। माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, रमज़ान मुबारक सर। सर, रुपए की कदर में जो है इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि डॉलर के निस्बत रुपया मुस्तहकम हो रहा है। पहले तो ये बता दें वजूहात आप क्या समझते हैं और ये क्रेडिट किसे देना चाहिए? देखें, क्रेडिट मेरा अपना ख्याल ये है कि स्टेट बैंक को देना चाहिए और उसके बाद वज़ीर आज़म को देना चाहिए कि जिन्होंने पहली दफ़ा जब से कम से कम मैं मईशत संभाल के बैठा हुआ हूँ कि एक रिस्क लिया और जो है उसकी इंडिपेंडेंस पे और मार्केट फोर्सेस पे बिलीव किया। क्योंकि ये आपको याद होगा कि पिछले साल स्टेट बैंक के गवर्नर जब ये आए थे रजा बाकिर, तो इन्होंने एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट कर दिया था। यानी कि माजी में ऐसा होता था कि जब भी एक्सचेंज रेट का एक तायुन कर दिया जाता था गवर्नर की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, और फिर अगर जो है उसकी अगर रुपए में प्रेशर आता था तो फिर जो है मरकजी बैंक हमारा जो है वो डॉलर बेच के रुपए की कदर को मेंटेन करता था। उससे हमारे जो खजाने में जितने डॉलर थे वो जो है ख़त्म हो जाते थे और फिर जो है हम IMF जैसे इदारे के पास जाना पड़ता था। तो ये पॉलिसी को चेंज किया और ये कहा कि अगर हमारी डिमांड और सप्लाई जैसी होगी उस हिसाब से जो है रुपए की कदर होनी चाहिए। स्टेट बैंक अपने जो उसके पास खजाने में डॉलर है वो उसको आंख में नहीं झोंकेगा। तो उस वक्त बहुत सारे जो लोग थे खदशात जाहिर कर रहे थे, बल्कि जो मईशतान भी थे जो इस्लामाबाद में बहुत बैठते हैं, उन्होंने कहा लो जी रुपया तो गया, 200 रुपये हो गया, 250 रुपये हो गया, 180 रुपये हो गया, ये तो स्पेकुलेशन हो जाएगी अगर स्टेट बैंक जो है उस पर वो नहीं करेगा, किरदार नहीं अदा करेगा। आज वही जो रुपया है, जब से हम बचपन से बड़े हुए हैं हमने ये देखा है कि डॉलर की कीमत बढ़ती है और रुपए की कीमत घटती थी। और ये लोगों का यहाँ एक ईमान बना हुआ था कि अगर आपकी जेब में 100 का डॉलर है तो इसकी कीमत बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो उसको जो है तकियों के अंदर, घर में, इधर बैंक के लॉकर्स में हमेशा डॉलर में अपनी बचत रखते थे, रुपए में नहीं रखते थे। सही हो गया। तो हमने पहली दफा तारीख में देखा कि जो है रुपए की कदर में लगभग 9% इजाफा हुआ, 15 रुपए कुछ पैसे। और ये बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो अपने सरमाया को डॉलर में, अगर कारोबार आप कर रहे हैं एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपने उसको उठा के कहीं रख दिया है और आप समझते थे ये बढ़ता रहता है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और मुझे बहुत सारे लोग राब्ता भी करते हैं कि भाई ये वापस आ जाएगा 165 पे। जी आपने क्या करना था? ये बच्चे ने 2 साल बाद पढ़ने जाना था अमेरिका, तो उसके लिए हम डॉलर जमा करके रखे हुए थे। मैंने कहा तो चले आपने खर्च ही कर, ऊपर जाए नीचे जाए आपको क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं, फिर इंसान को होता है, इंसान की जो है वैल्यू होती है उस करेंसी की। तो अब ये जो एक खतरे से लोगों ने क्या किया है कि जो फालतू जो डॉलर जमा करके बैठते थे उन्होंने भी जो है वो अब बेचना शुरू कर दिया अपना सरमाया। और बहुत सारे व्यापारी लोग होते थे वो भी ये करते थे। तो अब जिसका क्रेडिट मैंने जैसे आपको कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक को दूं, और उन्होंने निहायत ही जिसे कहते हैं एफिशिएंटली जब इसको वो किया, तो ना सिर्फ इसको गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया और इसको इस तरीके से कि जो हमारे मुल्क के हक में रहा। ये तो मुल्क के लिए खुशाइन बात है। तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट में इजाफे की बड़ी वजूहात क्या समझते हैं आप, कि क्या मुस्तकबिल में भी इसमें कोई आप देखते हैं कि रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आ सकती है? देखिए, अब बात ये है कि एक चीज़ में कितनी बेहतरी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप बात करेंगे, मैं आपकी आम आदमी की ज़बान में बात करता हूँ कि एक मेकअप होता है, एक औरत जब लगाती है तो वो एक खूबसूरती के लिए लगाती है कि वो अच्छी लगे, लेकिन अगर वो मेकअप को थोपे जाएगी तो उसका क्या होगा? वो उल्टा और बुरी लगने लग जाएगी ना। एक हद तक मेकअप अच्छा लगता है कि जिस पे वो इंसान खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ से फरमाइश शुरू कर देंगे रुपए की कदर को रोजाना इजाफा करते रहे तो वो ही मेकअप वाला हाल हो जाएगा इसका। तो आपको यू नीड बैलेंस द इकोनॉमी, और आपको देखना ये होगा कि बाहर से जो लोग कमा रहे हैं
वो भेजते हैं तो वो भी यहाँ अपने घर वालों को भेजते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स पहले $500 घर भेजता था तो उसको 85,000 रुपये मिलते थे यहाँ पे उसके घर वालों को। अब वो $500 भेज रहा है तो उसको जो है 72,000 मिल रहे हैं। तो अब उसकी अगर वहाँ आमदनी नहीं बढ़ी और यहाँ पे उसको 85,000 भी भेजने थे तो उसको अब या तो डॉलर ज्यादा भेजने होंगे या वो परेशान हो जाएगा जी। तो ये जो है ये मसला हो जाएगा। दूसरी तरफ ये कि हमारी बरामदात भी होती है, हम बाहर बरामद करते हैं तो अगर एक्सपोर्ट को एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो ऑर्डर्स नहीं ला सकेगा और फिर जो है चीजें देंगी। तो वो आपकी वही मिसाल हो गई कि अब आप ज्यादा मेकअप लगाना शुरू कर दिया लेकिन अब खूबसूरती गिरना शुरू हो गई उनका। तो एक मैं समझता हूँ कि 15 रुपये काफी ज्यादा हो गया है। अब यहाँ पे इस कम होना चाहिए रुपए की कदर में और ताकि जो है बाहर से जो हमारे पास तरसीलात आ रही हैं उस पर गिरावट ना हो। फिर तरसीलात की आपने बात की तो जो पिछला महीना गुजरा है मार्च का उसमें रिकॉर्ड आई है $2.7 अरब। तो वो तरसीलात जो है अगर इसी तरह आती नहीं तो हमारे ज़खायर अच्छे होंगे और जब ज़खायर अच्छे होंगे तो कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब, एक रिपोर्ट आपने ट्वीट की गंदम की पैदावार के हवाले से, फिर आपने ये भी कहा कि जो एस्टीमेट लगाए गए थे उनको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत है। उस रिपोर्ट के हवाले से ज़रा बताइएगा। अच्छा, बड़ा आपने रिसर्च की हुई है। बात यह है कि मुझे तो कभी कभार अफसोस होता है हमारे सरकारी इदारों पे जो हमारे जो बैठ के तखमीने लगाते हैं उन पे, उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ जो है बस खाना पूरी कर देते हैं, वो अखबारों में आ जाता है। एक सेकंड में आपसे लूँगा कि मैं 9 महीने से गले फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, ट्वीट्स कर रहा हूँ ये वो कि पाकिस्तान की माशी जिसे कहते हैं कि इस साल शरह नमू जो है वो 4 से 5 रहेगी। उस वक्त IMF 1% बोलता था, हमारी हुकूमत पाकिस्तान 1.5% बोलती। तो जब मैं बोल रहा था तो किसी वजह से मैं कोई फायर नहीं मार रहा था, मैं जमीनी हकाइक देख रहा था, कारोबारी हकाइक देख रहा था, सारी चीजें। अब यही चीज हुई कि गंदम का इन्होंने तखमीना लगाया कि कोई 26 मिलियन टन पैदा होगी जी। अब वो माशाल्लाह आपको पता है कराची में तो आपको, हम कराची से हैं तो कराची में तो गर्मियां फरवरी की खत्म हो गई है, सर्दियां हम फरवरी मिड से AC चला रहे हैं। ठीक है जी। और तो ये जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है क्योंकि ये फरवरी मार्च अगर गर्म नहीं होगा सिंध तो यहाँ पे गंदम अच्छी नहीं होगी। तो मैं लोगों को यही कहता था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मतलब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि हमारी गंदम जिसकी बहुत ज़रूरत होती है ये अगर ऐसा मौसम तो बहुत अच्छी फसल आएगी। यही चीज़ पंजाब में हालांकि पिछले दिनों बारिश हुई लेकिन वो आखिरी बारिश जो होती है फसल से पहले वो भी अच्छी होती है अगर हल्की हो जाए। तो एक अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था मैंने कि इस साल गंदम की क्रॉप बम्पर आएगी। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर पहले 1 एकड़ से 30 मन गंदम निकल रही थी, इस दफा 40 मन भी गंदम निकलने के चांसेस आ गए। इतनी माशाल्लाह मोटी और भारी गंदम और घनी गंदम जैसे कहते हैं, जैसे घने बाल होते हैं। ठीक है। कल एक रिपोर्ट की कि 29 मिलियन टन यानी कि 28.75 मिलियन टन की तवक्को है, जो 26 मिलियन टन का टारगेट से तकरीबन 2 मिलियन टन ज्यादा, 2.5 मिलियन टन। ये जो है 13% पिछले साल से ज्यादा है। अगर ये इतनी बड़ी क्रॉप आ जाती है ना तो ये वारे न्यारे हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे जिसे कहते हैं कि बड़ी फसल ये गंदम। अब इसकी कोई पजीराई नहीं हो रही, इस पे कोई बात नहीं हो रही, बल्कि मुझे खतरा ये हो गया है, मैं कल से परेशान, बल्कि मेरी आपने अगर बात की ट्वीट भी देखी हो, बार बार मैं पूछ रहा हूँ सिंध के लोगों से कि जो सिंध हुकूमत ने 2000 रुपए मन की बोरी के पीछे रखी है आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो उसमें वही आ रहा है कि जी किसान को तो डायरेक्ट मिलती नहीं है, वो जो है कमीशन जो बोरी खरीदता है तो देता है सरकारी, वो कमीशन ले रहा है और आड़ती कमा रहे हैं। तो अगर ये आप किसान के साथ करेंगे तो अगले साल फिर आप 24-25 मिलियन टन पे आ जाएंगे। तो ये अगर अच्छी फसल आई है तो खुदारा उनका जो रेट आपने वादा किया उनको दे दें। अगर वो मजबूत तो आगे जो है वही पैसा री इन्वेस्ट करेंगे अपनी जमीन पे अगली फसलों पे, तो वो जो है मुल्क की बड़ी बेहतरीन है। तो ये एक अच्छी खबर के साथ ये बुरी खबर ये कि ये जो बदनीयती हमारे जो सरकारी इदारे करते हैं, सियासतदान करवाते हैं और मार्केट के एहलकार कराते हैं,
और आम आदमी को तो उतनी महंगी मिलती है, उसको हाँ तो जी। गंदम जो है, आटा जो है, उसके लिए तो वो एक सोना बनाया हुआ है इस वक्त। बिल्कुल तो ये सारा कुछ हो सकता है अगर हुकूमत इस पे तवज्जो दे। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत इस पर तवज्जो दे। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे सवेरे पाकिस्तान के आप मेहमान बने और आप ये बड़ा अहम मामला है। अगर वाकई गंदम जो है उसकी पैदावार जो तखमीना लगाया गया था, जो एस्टिमेट लगाए गए थे, उससे बढ़ चुका है, तो ये बहुत खुशाइन बात है। और किसानों को उनकी जो उजरत है वो ना मिले तो ये भी ज़्यादती है। बिल्कुल ऐसे वो सारा सीज़न अपनी मेहनत करते हैं अपनी फसलों पर, अपनी ज़मीनों पर, तो जब उनका फसल काटने का वक्त आता है तो उनको उनका मुआवजा जो है मेरे ख्याल में वो मिलना चाहिए। ये सारी मेहनत उन्होंने ही चाहिए। की है और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी होगी। यहाँ पर इंशाअल्लाह हम एक ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। जैसे कि हम बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है, आज पहला रोज़ा है और ये रमज़ान का आगाज़ होते ही पूरी दुनिया में गोया रंगो नूर की एक बहार सी आ जाती है, एक अजीब सी खुशी फ़ज़ा में महसूस होती है। और हम आज भी जैसे महसूस कर रहे हैं, पहला रोज़ा है लेकिन फ़ज़ा जो है मुअत्तर सी, बड़ी खूबसूरत सी खुशियाँ उसमें महसूस हो रही हैं हमें। इस माह सयाम के दौरान मसाजिद हों, मदारस हों, रौनकें वहाँ की दोबाला हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही रूह परवर इज्तिमात होते हैं, तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मदारिस में मासूम बच्चे दिलकश और पुरसोज आवाज़ में तिलावत कुरान पाक करते हैं और रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ बरक़ात समेटते हैं। और ऐसा ही एक मदरसा फैसलाबाद में है जो साबिक IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान साहब ने बनवाया था और यहाँ बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनकी रिहाइश और खाने पीने के तमाम अखराजात जो हैं वो इदारा ही अदा कर रहा है। और सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि हाजी हबीबुर रहमान साहब ने अपने 5 मरले के ज़ाती घर पर इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा कदम है। इस वक्त इदारे का जो रकबा है वो 10 कनाल तक फैल चुका है। 5 मरले से ये शुरू किया गया और अब देखें कहाँ पर चला गया है। यहाँ से हज़ारों बच्चे हिफ्ज़ो नाजरा की तालीम हासिल करके इसनाद हासिल कर चुके हैं। हाजी हबीबुर रहमान 22 ग्रेड के अफसर थे। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद उन्होंने अपना पैसा, अपना वक्त, तमाम वसाइल दीन के काम के लिए वक्फ कर दिए हैं और ऐसा कोई नहीं करता, हर कोई नहीं करता। अफसोस की बात भी यही है कि हमारी हुकूमतें इस अजीम शख्सियात के खदमात को हमेशा नज़रअंदाज कर देती रही हैं, सराहा नहीं किया गया किसी प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल ठीक है, इनको हम अगर अनसंग हीरोज़ कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमने वैसे अगर आम चीज़ देखी हो कि आम तासुर देखा हो कि तो ब्यूरोक्रेसी का या ब्यूरोक्रेट्स का ऐसा है कि जब वो रिटायर होते हैं तो इस तरह के इनिशिएटिव लेते हुए हमें नज़र नहीं आते। जहाँ पे साबिक IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान साहब ने ये बहुत ही खैर का काम किया है। तो हाजी हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाजी हबीबुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, रमज़ान मुबारक। आप बहुत ही अजीम मकसद पर काम कर रहे हैं, बहुत ही खैर का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको ख्याल कब आया था, कैसे आया था कि इसको शुरू करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल कुछ ख़ानदानी, कोई मोरूसी, कुछ ये विरसा था, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से अता थी। ये बचपन से, चूँकि मेरे वालिदैन मजहबी थे, और बड़े करीब थे अल्लाह के, उनका तअल्लुक़ अल्लाह बहुत गहरा था, तो वो मुझे चीज़ मोरूसियत में मिली थी। तो ये ख्याल अव्वल डे से ही था कि मैं कोई ऐसा दीन के लिए काम करूं कि मेरी दुनिया भी अच्छी हो और मेरी कब्र भी अच्छी हो। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस ये तौफीक अता फरमाई। हबीबुर रहमान साहब, कितने बच्चे हैं इस मदरसे में जो तालीम हासिल कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो तालीम हासिल करके जा चुके हैं? खाने पीने का इंतज़ाम इनके लिए कैसे किया जाता है? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो जो हिफ्स का हिस्सा है, वो उसमें तकरीबन इसमें 600-700 के करीब बच्चा हिफ्स में है। और उसमें से ज़्यादा बच्चे वो जो है रहने वाले हैं, जो रात को रहने वाले हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो जो मैट्रिक किया हुआ है जिन बच्चों ने, उनको हम आगे लेके चलते हैं। और तीसरा हिस्सा जो है, वसी हिस्सा जो है, वो तकरीबन 2,500 के करीब बच्चा है, वो जो अपनी इनिशियल तालीम हासिल करते हैं। लेकिन हमने चूँकि इसका इलाक़ दावत इस्लामी से किया हुआ है, तो वो उनका जो तरीक़ाकार है बड़ा मजहबी है और हर फ़िरके से पाक है। तो उसमें वो बच्चों को ऐसी तालीम देते हैं
कि बच्चे जो हैं वो दुनिया की तालीम हासिल कर करके अपने दीन को नहीं भूलते, दीन के साथ अटैच रहते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसमें मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि जो बच्चा दीन की तरफ जाता है वही माँ बाप के काम का होता है। जो दीन की तरफ नहीं जाता वो माँ बाप को इतनी लिफ्ट नहीं कराता, माँ बाप के काम का नहीं होता, वो दूर से ही हाथ टाटा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप जो फैसलाबाद के आपने तीसरे मदरसे की बात की है, जिसमें तकरीबन 2,500 बच्चे, उसमें कोई 130 के करीब लेडी टीचर्स पढ़ाती हैं। अच्छा। उसमें जो बड़ी ट्रेंड है, अच्छे अदारों से ट्रेंड है, वो 130 के करीब वो भी पढ़ाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सेटअप अल्लाह के करम से, शुक्र से। सर, और 5 मरले के मकान से, सर 5 मरले के मकान से आगाज़ किया, माशाल्लाह जो रकबा है, जो हम तक इत्तलात पहुंची हैं कि 10 कनाल तक इसका रकबा पहुंच चुका है, ये कैसे एक्सपेंड होता चला गया? कितने लोग मिलते चले गए आपके साथ? ये बस अल्लाह ताला ही देता रहा साथ साथ। ये मैं पहले इसकी बुनियाद रखी थी जब मैं SSB साहिवाल था। अच्छा। तो उस वक्त ये 5 मरले का घर था जिस पर मैंने बुनियाद रखी। तो ये 1988 की बात है। अच्छा। उसके बाद अल्लाह ताला साथ साथ मिलाता रहा, दोस्त मिलाता रहा, जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वो बहुत बड़ा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। तो ये मुझे बताइएगा, इसमें से आपने दूसरा जो सवाल फरमाया, जी साहब प्लीज कंटिन्यू। और इसमें जो दूसरा आपने सवाल फरमाया, इसमें अब तो माशाल्लाह हजारों बच्चे हिफ्स भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी जो मुझे लास्ट इतला आई थी, अब जो बच्चे हमारा जो अभी निकला है, ग्रुप निकला है, वो हफाज का 58 का है। और इस सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये नंबर 1 है। सही। हबीबुर रहमान साहब, इस नेक मिशन में क्या कभी हुकूमत ने भी आपकी मदद की है, या फिर अपनी मदद आपके तहत आपने इसको इतना फैलाया है? और कभी खिदमात का एतराफ़ भी सर किया गया है? हमने बहुत सी खिदमात का एतराफ़ होते देखा है, लेकिन ऐसी चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया जाता। नहीं, खिदमात के इतराफ़ की मैंने खुद कभी तवक्को नहीं की। कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मुझे कोई खिदमात का इतराफ़ दे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसका जो है बदला जो सिला है वो सिर्फ अल्लाह ताला से उसका सिला मांगता हूँ। मैं किसी ना हुकूमत से, ना बंदों से, ना कोई, मुझे बिल्कुल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सोच नहीं है कि मुझे कोई इसको अप्रिशिएट करे। और इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे हो, प्राइवेट लेवल पे हो, मुझे बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी इसमें कंट्रीब्यूशन भी की गई है, या फिर आपने ये अपनी मदद आपके तहत ही इसको यहाँ तक फैलाया है अभी तक? जी, मैंने अर्ज किया ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। वो 1988 से लेकर अभी तक जी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बिल्कुल ठीक है। हाजी हबीबुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत खैर का काम कर रहे हैं आप, बहुत नेक काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल हैं। और वहाँ पर देखें, हॉस्टल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि बच्चे वहाँ पर रात रहते भी हैं। फिर उन्होंने 3 अलग तरीक़ाकार बताए कि मैट्रिक के बाद के बच्चे जो हैं वो अलहदा से वहाँ पर होते हैं। ये बहुत खैर का काम है। और हम हाफिज बन रहे हैं जो बच्चे, उनके बारे में बताया, ये बहुत ही बड़ा कदम है। हमारे बच्चे जो हैं वो इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं, तो उन्हें करीब लाने का ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लाजमी तौर पर करना चाहिए। और इसीलिए हमने हाजी हबीबुर रहमान साहब को दावत दी थी अपने प्रोग्राम में आने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और आपको बात बताते हैं कि पाकिस्तान के माया नाज साबिक फास्ट बॉलर जो हैं, आज उनकी सालगिरह है। तो पहले तो हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने प्रोग्राम से, सबसे पहले पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उमर गुल को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। हैप्पी बर्थडे उमर। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका जो है आज तीसरे T20 मैच में मद्दे मुकाबिल भी होने जा रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उमर गुल ने पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन क्रिकेट खेली। अगर आप T20 की खास तौर पे बात करें, वैसे तो जब पाकिस्तान के पास कोई बॉलर नहीं था, पाकिस्तान की बैकबोन जो थे वो उमर गुल ही थे। और उन्होंने फास्ट बॉलर जो हैं वो ये थे, और बहुत अच्छा खेल, हमेशा से बॉलिंग इनकी बड़ी शानदार रही है। अपनी टीम के लिए जितना शानदार ये खेलते रहे हैं, अभी भी इनको याद रखा जा रहा है। और अभी भी इनको उसी तरीके से, मतलब अपने रोल मॉडल कुछ खिलाड़ी तो हमारे समझते हैं, जो हमारे बॉलर्स हैं वो इनको अपना रोल मॉडल भी समझते हैं। हाँ जी, आज 37वीं सालगिरह जो है उमर गुल मना रहे हैं। उमर गुल अपने खतरनाक यॉर्कर्स की वजह से जो है ना, गुलडोजर के नाम से भी जाने जाते थे। 4 ओवर जब खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी और पहले भी T20 के अंदर वो जब करते थे तो उसके अंदर स्कोर नहीं हो रहा होता था, और बेहतरीन जो है वो यॉर्कर्स पड़े होते थे। 14 अप्रैल 1984 को पेशावर में पैदा होने वाले उमर गुल ने 3 अप्रैल 2003 में शारजा स्टेडियम
स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल में हमें उनसे बात भी कर लेनी चाहिए। साबिक मायानाज फास्ट बॉलर गुल इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। उमर गुल, कैसे हैं आप? पहले तो रमज़ान मुबारक आपको, और फिर साथ ही साथ आपको आपकी सालगिरह भी बहुत बहुत मुबारक। और ये जी, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और इस बरकतमयी में अल्लाह करे कि हम जो भी इबादत करें, जो भी दुआ करें, अल्लाह उसको कबूल करे। और स्पेशली उन लोगों के लिए दुआ है कि जो इस कोविड में, जो कोरोना में के पेशेंट है, अल्लाह उनको जल्द जल्द सेहत दे, और ये जो एक पेंडेमिक वबा है, अल्लाह इसको जल्द जल्द ख़त्म करे ताकि लाइफ एक दफ़ा फिर नॉर्मल हो जाए। जी बिल्कुल, सच कोई ख़ास प्रोग्राम तो नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से इंशाल्लाह अपने बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बाकी ये है, रोज़ा है अभी तो, रोज़े की हालत में इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद फिर फैमिली के साथ ही होंगे, और बस सिंपल तरीके से इंशाल्लाह उसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। उमर गुल साहब, आपने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, जब आप बिल्कुल उरूज पर कमेंटेटर्स ने आपको बुलडोज़र का नाम दिया। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं हैं जो इतने बेहतरीन यॉर्कर्स मारते हों। आप रिटायरमेंट के बाद अपने ज़बरदस्त यॉर्कर्स और रिवर्स स्विंग जो है नौजवानों को सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़े ऑनर की बात है कि आपका एक निक नेम पड़ जाता है, जो कि बचपन से हम लाइक जो हमारे जो पास्ट के जो दूसरे बॉलर्स थे, जिस तरह वकार भाई थे, उनको बुरे वाला एक्सप्रेस कहते थे, तो उन्हीं को देख के और क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ, फास्ट बॉलर बनने का शौक़ पैदा हुआ, और एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस है कि जिसकी वजह से मेरा भी एक नेम पड़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है जब मुझे अभी स्टेट मेंबर के जब हम 2009 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, और वहाँ पे जो मेरी परफॉर्मेंस जिस तरह के मैं आउट कर रहा था, विकेटों को हिट कर रहा था, तो उसके बाद एक बुलडोज़र का निकनेम मेरा पड़ गया। और यह है कि बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद ख्वाहिश यही है कि जो हमारे जो यंगस्टर है, जो यंगस्टर लड़के हैं, जो फास्ट बॉलर है, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं हमारे, अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँ, अपनी बॉलिंग स्किल उनको फॉरवर्ड कर सकूँ। और जो रिटायरमेंट के बाद जो पहले जो मेरे एक असाइनमेंट थी उसके साथ क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ एज अ बॉलिंग कोच, तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के साथ उनके साथ रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है कि लड़के बड़े ज़्यादा, वो जो यंग लड़के थे, काफ़ी उनका अच्छा रिस्पांस आ रहा था, खुश थे काम करने, वो खुद चाहते थे, वो खुद मेरे पास आते थे कि अपनी बॉलिंग स्किल्स के बारे में पूछे थे, जो उनको जो हेल्प चाहिए थी तो वो हेल्प के लिए खुद बात कर देते। तो सो फार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है फर्स्ट असाइनमेंट में, और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर, अब तो क्रिकेट से मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो ये क्या फ्यूचर है इंशाल्लाह। उमर गुल, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है, और वनडे सीरीज़ पर पाकिस्तान जीत भी चुका है। T20 सीरीज़ बराबर हो चुकी, लेकिन दूसरा T20 जो पाकिस्तान बहुत बुरे अंदाज में हारा है। इस शिकस्त को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कहेंगे, टीम नाकाम रही, किस वजह से रही, कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? देखिए, नो डाउट वनडे सीरीज हम अच्छी सीरीज जीत चुके T20 में हम जो ना हम पहला मैच तो जीत गए, लेकिन स्टिल उसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स थी जिस पे काम करना है। स्पेशली जो हमारा नया बॉल है वो उस तरीके से नहीं हो रहा कि ऊपर से हमें जो ना विकेटें मिल जाए, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। फिर आप जो एंड के ओवर है, अगर आप पहले T20 में देखिए तो आखिरी 4 ओवर्स में हमें तकरीबन 50 to 60 रन पड़े हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे बॉलर्स को बड़ा काम करना होगा इस चीज़ पे कि नए बॉल के साथ आप जब सर्कल में आप आउट नहीं करते तो सर्कल जो पहला पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अगर आपको विकेट नहीं मिलती और आप रन्स भी लीक करते हो तो बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना, स्पेशली T20 में। और फिर जो आखिरी के ओवर्स है तो वहाँ पे वेरिएशन का होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने हार्डली बहुत कम बॉल देके जो यॉर्कर किए हो बॉलर्स ने हमारे, मेरे ख्याल से इस चीज़ पे बड़ा काम करना होगा। और एक तो ये है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है अपने लाइन और लेंथ के साथ, कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप वनडेज की बात करें या अभी T20 में 2 T20 हुए हैं तो हम थोड़े से वेवर्ड बॉल कर रहे हैं, क्योंकि T20 में आपके पास मार्जिन बहुत कम होता है, बैट्समैन रेडी होता है शॉट के लिए। और बैट्समैन भी आजकल मॉडर्न डेज में नए शॉट्स उन्होंने सीखे, इनोवेशन आई बड़ी क्रिकेट में।
तो मेरे ख्याल से आप जब तक आप विकेट टू विकेट और एक अच्छे लेंथ को आप हिट नहीं करोगे तो आपको रन ही पड़ेंगे। तो इस चीज़ पे काम करना होगा, तो उसे कंसिस्टेंट बॉलिंग करनी होगी, लाइन डिसिप्लिन बॉल और कंसिस्टेंट लाइन बॉलिंग के साथ जब आप बॉल नहीं करोगे तो आप T20 सीरीज तो अभी बाकी है, आइंदा दोनों मैचेस में पाकिस्तान को कौन से खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए? और हाँ, शर्जील खान का भी बताएगा, क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा या उनके साथ भी मोहम्मद आमिर वाला मामला होगा? नहीं, मेरे ख्याल से अब एक तो हमें इस चीज़ पे बड़ा ये है कि काम करना होगा कि कंसिस्टेंट प्लेयर्स को आपने चांस देना। कोई ये नहीं है कि एक प्लेयर आए और एक आध मैच में वो परफॉर्म नहीं करे आप उसको ड्रॉप करें। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं। शर्जील ऑब्वियसली उसने पास में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये बैन से पहले भी जब उसको बैन किया था और अभी भी जो उसने, अगर आप रिसेंटली आप उसने PSL में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है तो उसको परफॉर्मेंस बेस पे लेके आया। और इसका ये मतलब नहीं है कि उसने पहले T20 में रन नहीं किए तो उसको ड्रॉप कर दिया। नहीं, उसमें पोटेंशियल है, उसमें स्किल है। वो पहले भी जब पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ तो अपनी परफॉर्मेंस पे और अपने स्किल्स पे हुआ। और अभी जो अपकमिंग जो 2 बाकिया जो T20 है तो इंशाल्लाह वो इसमें खेलेगा। और जहाँ तक आप टीम की बात कर रहे हैं तो लेट्स सी क्या होता है। वो तो आप ऑन द डे जब आप वो टीम मैनेजमेंट जो पिच देखते हैं उसी हिसाब से टीम बनाती है। लेकिन मेरे ख्याल से एक ये है, एक चेंज तो शाहीन अफरीदी की उसमें करना चाहिए क्योंकि शाहीन बहुत क्रिकेट खेल रहा है और उस पर आप ऑब्वियसली उसने पहले जो T20 उस तरह की बॉलिंग उससे नहीं हुई जो पास्ट में उसने किए, जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नए बॉल से PSL में भी आउट कर रहा था, डोमेस्टिक में भी नए बॉल से वो अपनी टीम्स को विकेट दिला रहा था, जो कि हमें ये चीज़ अभी वो कम नज़र आई क्योंकि उसके नए बॉल से वो अभी हमें आउट करके नहीं रहा, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रहा है बल्कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को उसको थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए क्योंकि वो बहुत खेल चुका है, वो बेचारा मेंटली फिजिकली थक गया है, जो कि वो खुद नहीं चाहता कि वो रेस्ट कर ले। लेकिन मेरे ख्याल से उसके अपने कैरियर के लिए पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है कि उसको रेस्ट कराए और एक दफ़ा फिर वो 2-3 मैचेस में रेस्ट करा के फ्रेश आए और वो हमें ऊपर से विकेट नए बॉल से विकेट हमें दिला दे और हमें ब्रेक थ्रू दे दे, तो तभी पाकिस्तान टीम मैच जीत सकती है जिस तरह के उसने पास में नए बॉल से अच्छी बॉल कर रहा था डोमेस्टिक में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमर गुल हमारे साथ मौजूद थे। उमर, आपको एक मरतबा फिर सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम जो बात कर रहे थे ना इशाल कि शाहीन शाह अफरीदी को कुछ रेस्ट देना चाहिए, वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं और आगे भी उन्होंने मुसलसल खेलनी है। वही बात एक फास्ट बॉलर कर रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। 2 से 3 मैचों का रेस्ट मिलना चाहिए ताकि वो फ्रेश होकर, एक्टिव होकर और फ्रेश माइंड के साथ अपना खेल पेश कर सकें। और ये ज़रूरी भी है उनकी आने वाले फ्यूचर में जो अपनी फिटनेस के लिए भी कहीं अनफिट ही ना वो हो जाए। इरफान ज़हीर अब हमारे साथ इशाल मौजूद है, आज के मैच की भी बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, रमज़ान मुबारक। आज का मैच बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए, क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? कुछ तब्दीलियां होंगी क्या? शर्जील बेंच पे ही होंगे? देखना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या फखर बेहतर हुए कि नहीं। अगर तो फखर ठीक है तो मेरा ख्याल है फखर ही खेलेंगे। और दूसरा देखना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर फखर और शर्जील दोनों खेलते हैं तो इन दोनों को ओपन करनी चाहिए। रिजवान ऑल्दो के बड़ा कंसिस्टेंट है, लेकिन हमने जैसे बात की थी कि अगर आप पाकिस्तान 200 प्लस करना चाह रहे हैं तो 200 प्लस के लिए आपको जरूरी है कि शर्जील और फखर दोनों टीम के अंदर शामिल हो, क्योंकि रिजवान जैसे हमने देखा कंसिस्टेंट तो बहुत है बट उनकी स्ट्राइक रेट जैसे जो पावर प्ले के अंदर है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि अगर बैटिंग के अंदर चेंजिंग का देखा जाए तो यही एक चेंज बनता है। दूसरा ये है कि जैसे उमर में फरमा रहे थे कि कंटिन्यूसली खिलाया जा रहा है, हमने भी लास्ट शो में बात की थी कि बहुत ज्यादा खिलाया जा रहा है शाहीन शाह अफरीदी को, तो उनको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसमें जरूरी है कि आप हारिस को चांस दे सकते हैं, हारिस इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, इनको 2 मैचेस में रेस्ट दिया जा सकता है, रिगार्डलेस कि आप इतने ज्यादा वो टीमेट अप्रोच के साथ जा रहे हैं कि हम कहीं मैच ना हार जाए। इस सपोर्ट से भी थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। वरीएबल साइन ये है कि उनकी बी टीम खेल रही है, 6-7 मेन प्लेयर नहीं खेल, पहला मैच भी बड़ी मुश्किल से हम जीते। बिल्कुल ठीक है। इरफान, बाबर पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि बाबर ने जिस किस्म की बैटिंग दूसरे T20 मैच में की है कि बहुत स्लो इनिंग्स थी, लेकिन हमने ये भी देखा दूसरी तरफ भी तो कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं हो रहा था ना, तो बाबर क्या करते हैं? क्या बाबर पर तनकीद जायज है? उनकी बाकी तमाम इनिंग्स को भूल जाना चाहिए? देखिए, समहाउ तनकीद जायज भी है,
क्योंकि आप अगर मैच खेल रहे हो और आप 140 150 की क्रिकेट खेल रहे हो, पहला मैच आपके माइंड में होना चाहिए था। पहले मैच में आपने देखा कि 180 ऑड उन्होंने किया और हमने वो चेस किया। तो जब इस तरह की क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं तो आपको माइंड में ये अप्रोच जरूर होनी चाहिए कि हमने 140 150 वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। अगर आपको जीतने के लिए जाना है तो एटलीस्ट आपको 170 180 का तो चांस मिनिमम की बात कर रहा हूँ देना चाहिए था। तो तनकीद जायज है, उनको ये चीज कंसिडरेशन में होनी चाहिए। आज दो एक अच्छी पार्टनरशिप उनकी और मोहम्मद हफीज की लगी, बट वो भी कंटिन्यू नहीं कर सकती। बट एज ए कैप्टन, एज ए वो नंबर 3 पे आए, वो उस दिन थोड़ा सा उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, तो उस लिहाज के जरूरी ये था कि वो अपनी स्ट्राइक रेट को भी एनहांस करें। देखिए वो प्लेयर T20 में करेंगे जो अपना स्ट्राइक रेट को एनहांस करके चलते हैं। स्ट्राइक रेट एनहांस नहीं किया जाएगा तो ये टीमें सफर करेंगी। हमने जैसे कहा कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब टोटली चेंज हो चुका है। अब बड़ी इनोवेशन आज साइंटिफिक होती जा रही है। T20 भी अगर आपको अब चाहिए कि हर मैच के अंदर आप एटलीस्ट 200 प्लस की अगर टारगेट रह के चलेंगे तो फिर आपके पास 10 में से 7-8 मैच जीतेंगे। अगर आप 160 180 की अप्रोच के साथ जाएंगे तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। तो इरफान, क्या हैदर अली को खिलाना चाहिए या फिर नहीं खिलाना चाहिए इस बार भी? जी 100% उसको खिलाना चाहिए। वो आपका सबसे एक PSL की सबसे बड़ी कमोडिटी के तौर पे मिला, और जिस तरह की वो हिटिंग कर रहे हैं, हाल कि अभी यंगस्टर है, उतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके जी, उसलिए उनका नंबर भी तो देखे ना आप। देखिए हैदर अली से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन तब करेंगे, जैसे आपको याद होगा कि इंग्लैंड के अंदर जब वो खेले वो नंबर 3 पे खेले, उसके कुछ अर्सा वो 3 पे। अब आपके पास मिडिल ऑर्डर कोई नहीं है, आप उसको मिडिल ऑर्डर पे यूज करें। जो मिडिल ऑर्डर पे आप उसको 6, 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, उस पे तो आपको पता है आपने हर बॉल पे हिट ही करना है। तो ऑब्वियसली उस पे आउट होने का चांस भी टेक्निकल भी बिल्कुल पॉसिबल है कि आप आउट भी होंगे। तो आपको ऐसे लड़कों को बैक करना चाहिए। और अगर आपको लगता है किसी सूरत में कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं, क्योंकि ODI में भी ये प्रॉब्लम देखा, T20 में भी हम देखते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं है, उसमें आपको कहीं आसिफ अली को भी चांस दे सकते हैं आप, क्योंकि 2 प्लेयर आपके पास इस तरह के पावर हिटर होंगे, क्योंकि आपके पास पावर हिटर की बड़ी लैग कर रही है पाकिस्तान। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है बड़ा लीथल होगा। ऊपर से शर्जील और फखर हो नीचे, ये तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा एक कॉम्बो बन सकता है। बिल्कुल ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान हिस्सा बने और आज के मैच के हवाले से बता रहे थे। बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होती है शाल, उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा कि पाकिस्तान स्कोर आखिर करने क्या जा रहा है। आप देखें शर्जील को बेंच पे बिठाते हैं या फिर मैच खिलाने की तरफ फैसला होता है। इस बात तो मेरे ख्याल में नहीं चाह रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब ये देखना यही है, जैसे हमजा ने कहा कि हमारी टीम जो है वो किस तरह से तरतीब दी जाती है ताकि हम आगे को देख सकें कि हमारा खेल क्या होगा। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं आपसे। रमज़ान है, रमज़ान में हमें इजाज़त दीजिए। अगले रोज़े में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे